दूसरी तरफ गैस की गाड़ी में मीरा और गैस विशेषज्ञ बैठे थे। ड्राइवर गाड़ी को अस्पताल के रास्ते पर घुमा रहा था। अगर ये दर्द रात से है तो तुम्हें बताना चाहिए था। बच्चे के मामले में लापरवाही अच्छी नहीं होती। तुम्हें मेरे बच्चों का सगा बनने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें खुद देख सकती हूँ। मीरा रुखाई से कहकर मेहरान को टपकने लगी थी। सगा तो मैं हूं, इसलिए इस वक्त तुम मेरी गाड़ी में मौजूद हो। हाँ, कुछ वक्त पहले जो मैंने किया था वो बहुत गलत था। मैं उसके लिए माजरत करता हूँ। हर इंसान गलतियां करता है, मुझसे भी हो गई। अब पिछले वक्त में चाहकर मैं सब ठीक तो नहीं कर सकता ना। मीरा उससे ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार देखा हो। ये लबो लहजा, ये बदले हुए तेवर, वो आखिर किन तैयारियों में था? कासब के हाथ पर किसका खून लगना था? अमाल नामा अब किस स्याकारी का इजाफा होना था? तुमने मेहदी और जीनिया के साथ भी गलत किया है। अपनी हैरत पर काबू पाते वो ठोस लहजे में कहने लगी, बोल ली, किस किस से माफिया मांगते रहोगे? जीनिया और तुमसे माफी मांग चुका हूँ। मेहदी और मैं भाई हैं। हमारा मामला हम खुद देख लेंगे। तुम अपना बताओ। माफ किया? क्यों माफी मांग रहे हो? मोह मुक्तात हुई, मेहरान को सीने में भींच लिया। बाकियों के लिए मुख्तलिफ वजूहत हैं, तुम्हारे लिए मुख्तलिफ। मेरे लिए क्या वजह है? मुझे मेरी वाहिद दोस्त वापस चाहिए। तुम्हें नहीं लगता देर हो गई है? उसका लहजा नम था, आंखों में थकान थी। कुछ पुराने गिले थे। देर नहीं हुई, बस वक्त बदल गया है। पहले मैं तुम जैसी बच्ची को संभालता था, अब तुम्हारे बच्चों को संभालता हूँ। मीरा गीली आंखों से बेसाख्ता हंसी। गैस के लब्बे हल्की सी मुस्कुराहट में ढल गए थे। बिलाहिर कसावतें धुल रही थीं। उन दोनों ने कभी न कभी करीब आना ही था। तुम तो इन बच्चों के बाप को भी संभाल चुके हो। उसका इशारा हुसैन की तरफ था जब गैस हाकी और पल्लू से मुहिब के जिस्म की हर हड्डी तोड़ कर आया था। मुहिब की वो हालत याद करके वो दोनों एक साथ हंसे थे। ये मेहदी का आइडिया था। तुम्हें मेरा तो पता है, मुझे सिर्फ पिस्तौल की जुबान समझानी आती है। लेकिन मेहदी ने कहा कि इस बार उसे हम सिर्फ धमका कर आएंगे। वो अलग गाड़ी में आने वाला था। मैं पहले पहुंच गया और वो मुब के कोई 9-10 दोस्त से। उस वक्त को याद करके वो गहरा मुस्कुराते हुए महसूस अंदाज से बता रहा था। उसके चेहरे से आया था अपनी बहन की पसंद को पीट कर आने के बाद वो कितना खुश था। मैंने मेहदी का इंतजार किए बगैर मुहब को मारा था। उसके जो दोस्त बीच में आए, मैंने उनको भी मारा। मुझे नहीं पता मेरे पास इतनी ताकत कहाँ से आई, लेकिन मैं दोनों हाथों से उन्हें मार रहा था। मुहब के वक्त तक मेहदी आ गया था। वो पूरे 1 महीना अस्पताल में दाखिल रहा था। मीरा ने उससे मलामत करनी चाहिए। किसी गैरतमंद मर्द की बहन से राब्ते बढ़ाएगा तो यही होगा। उस वाक़े के बाद से कुछ तल्ख़ यादें भी थीं, जिन्हें उन दोनों ने कसर नहीं छेड़ा। तुम्हारे 2 बच्चों और उनके बाप को संभालने के बाद भी मुझे लगता है तुम उन सबसे छोटी बच्ची हो। मेरा दिमाग घुमा कर रख देती हो। वो अब मीरा को देखते हुए उसे तंग कर रहा था। तुमने मुझे थप्पड़ भी मारे हैं, मीरा सरवर गंभीर। ये इजाजत आज तक किसी को नहीं मिली। तुमने कारनामे बंदूक मारने वाले किए थे, अब्दुल्ला जमान कम्बीर। मार देती, तुम्हारे सारे किले खत्म। सड़क पर नशे जमाए फराख दिली से ऑफर थी। सोया हुआ मेहरान जाग गया था और दोबारा रोने लगा था। मीरा उसे धपकने लगी थी। अस्पताल के दरवाजे पे गैस से गाड़ी रोकी, फिर मीरा की तरफ से आकर उसका दरवाज़ा खोला। मीरान को उससे ले लिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मीरान को चेक कर रहा था। गैस की पूरी तवज्जो बच्चे की तरफ थी और मीरा उसे देख रही थी। उसके अंदाज कुछ मशकूक थे। तुम क्या करने वाले हो वैसे? गैस से चौंक कर उसे देखा। मैं क्या कर रहा हूँ? ये तो मुझे तुम बताओगे। मैं अपने भांजे को अस्पताल लेकर आया हूँ। उसका इलाज करवा रहा हूँ। उसके बाद क्या समझाऊंगा? और क्या कर रहा हूँ? वो जैसे मुताज्जी हुआ। अदाकार, मैं इस बारे में बात नहीं करी। ये माफिया, ये ताल्लुकात की दुरुस्ती, ये सब क्या है? करेक्टर डेवलपमेंट। वो मुस्कुराया। अब्दुल्ला जमान, तुम्हारे ज़हन में क्या खराफात पक रही हैं? अब की वो ज़रा ज़ोर से बोली, ऐसे कि डॉक्टर ने उन्हें पलट कर देखा। गैस को खफ़त हुई। अलबत्ता मीरा उसे उन्हीं मशकूक नज़रों से देख रही थी। गैस ज़रा सा आगे को हुआ, रुख उसकी तरफ फेरा और धीमी आवाज़ रखी। मैं बहुत नुकसान कर चुका हूँ, अपना भी और तुम सबका भी। अपनी ऑब्सेशन के पीछे खुद को ख्वार भी करवा दिया। वरना जहाँ तक मुझे याद है, मैं बहुत नोबल और आला था। अपने मुकाम से मैं उसके लिए नीचे आया कि शायद उसे रूबरू दिखाई दूं। लेकिन नहीं, मसला मेरा ना नजर आना नहीं था। मसला उसकी निगाह थी, जिसके मंजर बदल गए थे। अब कोई खुद को अर्श पे रखे और उसके फर्श पे एड़ियां रगड़ूं, ये नहीं हो सकता। इसलिए उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। बस यही कर रहा हूँ मैं। मीरा का अटका हुआ सांस बहाल हुआ। सर पे लटकती तलवार जैसे हट गई हो। क्या वाकई ऐसा है? क्या हम सब नॉर्मल हो रहे हैं? वो बेयकीन थी। ऑफ कोर्स,
गैस से गोद में रखा उसका हाथ नरमी से दबका, फिर पलट कर डॉक्टर को देखा। अब वो डॉक्टर से कुछ कह रहा था। आवाज़ें मासूम होती चली गईं। वहाँ 1000 लोगों का मजमा था। कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में तलबा का जमे का भीड़ था। सफ़ेद कमरे ने उसकी ज़िंदगी से लोग छीने थे। वो लोग जो मेरी को फैसिनेट किया करते थे। 2.5 बरस वो अपने महबूब शौक से दूर रहा था, क्योंकि उसके अंदर हल्फी शायर था। वो बिस्मिल था, ऐसा बिस्मिल जिससे अपनी ज़ात के ज़ख्म खुद तक रखे, उनकी नोकें उठा उठा कर लोगों को ज़ख्मी नहीं किया। और आज जब उसकी रूह तंदुरुस्त थी, तब वो लोगों के पास लौट आया था। मैंने आप सबको मिस किया है। माइक चेरी के करीब लाते मजबी पर निगाहें जमाए उसके लबों से सबसे पहला यही लफ्ज़ अदा हुए। लोगों का शोर बढ़ गया, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मेरी को खामोश होना पड़ा। लोग उससे बोलने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो अपनी बेकरारी बता रहे थे। मुझे लगा था मैं कभी आपके सामने इस तरह खड़ा नहीं हो सकूंगा। कभी। उससे खामोश होना पड़ा। लोग चीख चीख कर उसकी मौजूदगी को सराह रहे थे। उनके हाथों में बैनर से, जिन पर लोग दिली कैफियत लिख कर आए थे। लोगों ने उससे मिस किया था। ये मुकाम, ये इज्जत उससे अल्लाह ने दी थी। अल्लाह ने मुझ पे बड़े करम किए हैं, इतने कि मैं सारी ज़िंदगी सच्चा शुक्र करूँगा। लेकिन जो आज इस वक्त आप सबके सामने खड़े होकर मिला है, मैं इस एहसास का शुक्रिया सारी ज़िंदगी अदा नहीं कर सकूँगा। उसकी आंखें नम हो रही थीं। उसे देखते सुनते लोगों का शोर बढ़ रहा था। मेरी सर्वर कंपनी ने अपनी ज़िंदगी में लाखों ज़ख्मी रूहों में मरहम रखा था, और आज वो सब उसे उसका अतिया वापस कर रहे थे। उसकी मखलूक के साथ किया हर अच्छा सलूक वो याद रखता है। ज़िंदगी की शुरुआत कभी भी हमारी मर्ज़ी से नहीं होती, लेकिन अंत पे हमारा कुछ कुछ इख्तियार होता है, अपने अंत पे भी और अपने से जुड़े लोगों के अंत पे भी। माइक हाथ में थामे उससे कहना शुरू किया तो लोग हमेशा की तरह दम साध गए, एहतरामन खामोश हो गए, रूह के कानों से उसे सुनने लगे। इंसान पे ज़िंदगी में बहुत बुरे बुरे वक्त आते हैं, कभी कभी ऐसे कि ना रोने से हल निकलता है, ना दुआओं से, ना किसी किस्म की ताकत आजमाई से, ना ताल्लुकात काम आते हैं और ना जान मारना किसी खाते में आता है। ऐसे में इंसान दो तरह के रद्द-ए-अमल देता है, या तो वो हर तरह से हिम्मत हार जाता है, या फिर वो बीच का रास्ता निकालता है। लेकिन इंसान स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस भूल जाता है। दुआएं यूँ काम नहीं करती। क्या आपने यहाँ कुछ मांगा और यहाँ फ़ौरन उससे वो दुआ कबूल हो गई? वो हमेशा के स्टेज के तदामी हिस्से पे पैर लटकाए बैठ गया। एक टांग लटकाए, घुटना मोड़े, वो अपने लोगों को देखते हुए कह रहा था। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता काम करती हैं। आपका अमल फ़ौरन से काम नहीं आ जाता। आपके ताल्लुकात हमेशा उठकर आपका काम नहीं कर देते। ऐसे में इंसान अपने अंत में कुछ ऐसा कर देता है कि उसे बाद में खुद ही पछताना पड़ता है। इसलिए इंसान को अमल से पहले एक बार सोचना चाहिए। अब आप कहेंगे, हमने सोचा तो था। नहीं भाई, वैसे नहीं सोचना जैसे खरगोश ने सोचा था कि यार ये कछुआ खुद हेलमेट पहनकर घूम रहा है, इससे मेरा क्या बिगाड़ लेना है। बल्कि कछुए की तरह सोचना है कि सफ़र ज़रूरी है। खरगोश जीतने के लिए दौड़ रहा था, कछुआ अपने लिए। उसकी जूती को भी फर्क ना पड़ता अगर वो हार जाता। वो दोबारा शेर के साथ जाकर रेस लगा लेता। लोग हंस रहे थे। मुस्कुराहटें उनकी लबों से जुदा नहीं हो रही थी। मेरी भी मुस्कुरा रहा था। जलती बुझती फ्लैश लाइट्स में उसका चेहरा दमक रहा था। खरगोश अना और गरूर के साथ भागा था, जीत के खुमार और जोम में। उसके लिए जीत मकसूद थी। हार तो उसके मुंह पर एक्स के थप्पड़ की तरह लगी। क्यों लगी जानते हैं? क्योंकि उसकी तकनीक गलत थी। सब समझते हैं वो गरूर की वजह से हारा। ऐसा नहीं है। वो कछुए की स्पीड देख रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी के मसाइल छोड़ दूसरों की आसूदगी देखते हैं, खुद तरसे में मुब्तला होते हैं। या फिर हम उन लोगों को देखते हैं जो हमसे कमतर हो, फिर सोचते हैं ये भी तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, क्या हो गया अगर मैं भी इसी तरह बुरे ग्रेड्स में रह लूँ। टॉक्सिक ताल्लुक है तो क्या हो गया, वो बुरी दोस्ती है तो चलने देते हैं। इस सब में वो ज़रूर कहाँ है जिसके पीछे कछुआ भागा था? क्या चीज़ था वो? कैसे खुद-एतमादी और बेनियाज़ी थी उसमें? उसे अपने अंत से जीतने की कोशिश चाहिए थी। जंगल के सारे जानवर ज़ाहिर है हुटिंग करने ही आए थे, और सारे हुटिंग कछुए के खिलाफ ही होनी थी। लेकिन वो चलता रहा क्योंकि उसे खुद पे एतमाद था। ऐसा एतमाद कहाँ से आए, मैं बताऊं? उससे आवाज़ धीमी कर ली। लोग उसके जवाब जानने के लिए शोर करने लगे। ऐसा एतमाद बगावत से आता है। मुल्क और कौम से बगावत एक अलग चीज़ है। ये बगावत मुआशरे के नाम नेहाद इक़्तिदारों से है, जिन्होंने कछुए को बताया कि तुम नहीं जीत सकते, और उन्हीं इक़्तिदारों ने खरगोश को बताया कि तुम फातेह हो। कमज़ोर को मज़ीद कमज़ोर और ताकतवर को मज़ीद ताकतवर बनाने वाले यही गलत इक़्तिदार हैं। इनसे बगावत ज़रूरी है।
मैं आज हर उस गलत इक़्तिदार से बगावत का ऐलान करता हूँ जो गैरत के नाम पर औरत कत्ल करते हैं। मैं बताऊँ क्यों? कहानी सुना देता हूँ। वो पुचकारने के अंदाज से बोला। एक आदमी था जिसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा एक दिन गांव के नंबरदार के लड़के से लड़कर आया और फिर उसे जान से भी मार दिया। घर आया, बाप को सारा किस्सा सुनाया। बाप को यकीन था ऊंची जात और ऊंचे रुतबे के वो लोग यकीनन उसके बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी नज़र चूल्हे में लकड़ियां डालती बेटी पर पड़ी। आदमी ने बेटे से कहा, बंदूक उठाओ और अपनी बहन को जाकर मार दो। बेटा हत्थे से उखड़ गया, मगर बाप ने उसे कुछ समझाया। सारा जोश ठंडा और बहन से मोहब्बत एक तरफ हो गई। वो चुप हो गया। शाम तक सारे गांव में मशहूर हो गया कि लड़के ने नंबरदारों के बेटे को गैरत के नाम पे कत्ल किया। सारे में पिन ड्रॉप साइलेंस आ गया। लोग जैसे लम्हों के लिए बोलना भूल गए। गैरत के नाम पर होने वाले तमाम कत्ल ऐसे साजिशी नहीं होते, लेकिन 80% कत्ल सिर्फ इसलिए होते हैं कि फलां से तासुब का बदला लिया जाए, देत के नाम पे ज़मीन हथियाई जाए। बेटियां गैरत नहीं, अदम इत्मादी की भेंट चढ़ रही हैं। बगावत अब ज़रूरी है, मान और इत्माद ज़रूरी है। बेटी की मर्जी उसकी शादी में बहुत 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 ज़रूरी है। मजमा जैसे गफलत से जागा हो। लोग अब शोर करके उसकी बात और मौजूदगी को एक बार फिर सराह रहे थे। वो सुन रहा था। संजीदा निगाहें लोगों पर ही जमी थी। मैं हर उस रस्म व रिवाज से बागी हूँ जो औरत को हक नहीं देता। ये गैरत हया की पासदारी नहीं है, ये खौफ है। माशरे का बड़ा हिस्सा औरत को आगे बढ़ते नहीं देख सकता, क्योंकि उनको अपने पीछे रह जाने का गम है। काला गोरा, खूबसूरत बदसूरत, बुरा माजी, ताबनाक माजी, रोशन हाल, पसमंदा हाल, टूटी शादी, कामयाब शादी। हमारे लिए हर मसला गौसब का मामला है, क्योंकि हम सब जंगल के जानवर हैं जो रेस कोर्स की दाएं बाएं खड़े हैं। अपनी कहानी को बाहर में झोंक कर हम खरगोश और कछुए के मसाइल में पड़े हैं। अंदर से हम वर्नबल हैं। हमारे अंदर कम इत्माद है। वो क्यों है? हम अंदर से लोगों की कामयाबी से जलते हैं। हाँ, हम नहीं जलना चाहते, लेकिन फिर भी कुछ है हमारे अंदर जो किसी को कामयाब बनते देखकर बुरी तरह खलता है। लोग शादी करते हैं तो उनके मेकअप और ज्वेलरी से जलन होती है, नो ऑफेंस, लेकिन कई बार उनके पार्टनर से भी। वो कहकर हंसा तो लोग भी हंस पड़े। लोगों का करियर भी हमें इनसिक्योर करता है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी के मरकजी किरदार नहीं हैं। उससे जैसे वो पति की बात बताई थी। मैंने कहा ना, हम रेस कोर्स के दाएं बाएं खड़े जानवर हैं। हम कछुआ नहीं है जो इत्माद और जाने बेनियाजी से दुनिया के तमाम गैर रिवायती इक़दार पर लानत भेजते। खंदे अकड़ा कर भाग रहा था। उसके लिए बाकी सब गैर रहम था। आपके लिए भी होने लगेगा जब आप दुनिया के गलत को गलत और दुरुस्त को दुरुस्त कहना शुरू करेंगे। ये इत्माद आपको तब नसीब होगा जब आप अपने फैसले लेंगे और अपना अंत वैसा बनाएंगे जैसा आप चाहते हैं। मैं बागी हूँ। हर गलत इक़्तिदार, रस्म, सोच, रिवायत, असूल, दोस्ती, मोहब्बत, रिश्तेदारी, हर जगह, हर ताल्लुक में हर गलत बात पे बस ये 3 लफ्ज़ कहना शुरू कर दें। वो देख सकता था कि कुछ चेहरों पे मायूसी है, कुछ पे यासियत, ऐसे जैसे उनका वक्त गुजर गया हो, मगर उसके पास उनके लिए भी हल था। अगर अपनी ज़िंदगी में अपना अंत तब्दील करने का वक्त गुजर गया है तो उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके माजी का अक्स है। होंगे आपके करीब कुछ ऐसे लोग जिनको आपकी ज़रूरत होगी, जिन्हें आपके मशवरे चाहिए होंगे और आपकी मदद भी। खास तौर पे आपका अपना बच्चा। खुदा रहा उसे मुकाबलेबाजी और जीतने वाली रेस में मत भगाएं। उसकी छोटी छोटी कामयाबियों पर खुश होना सीखें और अपने बच्चे के मामले में हवाओं पर भी यकीन न करें। सारी कहानी ही पेरेंटिंग की है। बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद है और पहला बाइत्माद कदम बाप चलाता है। गौर करें प्लीज़। स्टेज पर खड़ा शख्स अब अलविदाई जुमले कह रहा था। लोग जो हमेशा उसे सुनते आए थे वो आज भी सुन रहे थे। उसकी वापसी कई लोगों की दिली आरज़ू बनकर पूरी हुई थी। उसकी आखिरी सतर कहानी का निचोड़ थी, लेकिन ये नहीं जानता था वो कि कहानी उसे दोबारा इस तरह लोगों के दरमियान खड़े होने का मौका नहीं देगी। कहानी उससे बहुत कुछ छीनने वाली थी। न उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई, कोई तो देखे केवल मन। ने रीत जला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। जगजीत सिंह का गाना भी बज रहा था। तुम्हें पता है, मुझे लोगों से बड़ा शिकवा है। कागज पे चलती कलम की नोक जिंदगी की दास्तान दर्ज कर रही थी। लोग मुझे ऐसे जज करते हैं जैसे खुद जन्नत के दर बांध रहे हों। अगर उन्होंने कंधों पर आधे खानदान की लाशें उठाई हों, तब मैं उनसे पूछता,
किस तरह ये लोग दौलत और ताकत होने के बावजूद अपने बाप, माँ, बहन, भाई, चाचा की कत्ल माफ़ करते हैं। माफ़ वो करता है जिसे इंतकाम लेने की ताकत नहीं होती। फ़िरौन सिर्फ वो नहीं बनता जिसे मौका नहीं मिलता। वो एक लम्हे को रुका, स्याही उसकी उंगलियों के दरमियान लग गई थी। खानदान की मौत आ जाए ना तो इंसान टूट जाता है, और जब वो मौत कत्ल हो तब वो टूटा इंसान कांच बन जाता है। जो करीब आएगा जख्मी होगा। जानती हो मुझ पे क्या गुजरी थी? चलो नहीं जानती, शायद महसूस भी नहीं कर सकती, लेकिन एक बार ये सोचो, तुम्हारा आधे से ज्यादा खानदान किसी ने तुम्हारी आंखों के आगे मार दिया, फिर किसी ने तुम्हें पाई पाई के लिए तरसाया। क्या तुम कातलों की औलाद से मोहब्बत कर सकती हो, या फिर गाज़बीन को माफ कर सकती हो? कोई तुम्हें नाहक मारता, तुम उसे बख्श देती? आंखें बंद करो और बताओ, क्या तुम ऐसा करती? कैसी बीवी हो? शोहर 2 दिन बाद घर आ रहा है, मुझे लेने एयरपोर्ट ही आ जाती। वो आसपास सेकते हुए मायूस हुआ था। वो बस उसे जल्द से जल्द देख लेना चाहता था। नई नई शादी के नखरे। एयरपोर्ट से मेरा साथी मसला है, ना लेने आऊंगी ना छोड़ने। मेरे साथ चलने की हामी ही भर लेती। वो बैग कंधे पर दुरुस्त करते हनूर सुतलाशी नजरों से इर्द गिर्द देख रहा था। आपने ऑफर भी तो नहीं की। तुम्हारे तेवर। उसके अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। वो मोबाइल कान से लगाए जरा से फासले पर उसके सामने खड़ी थी। लबों पे मुस्कुराहट थी। लिबास पैरों को छूता हुआ सुमुर्द जैसा सब्ज। उसके बाल आवाज से उड़ रहे थे। मैंने सोचा आपको कोई तोहफा दूं, फिर सोचा मैं खुद किसी तोहफे से कम हूं क्या। उसके बालों की लटें चेहरे पे गिर रही थीं, बगैर मेकअप के शफाफ चेहरा। लेकिन वो उसे देखकर नहीं थमा था। उसके ऐनक में स्याह शर्ट और स्याही पैंट में मलबूस दराज का डिजाइनर खड़ा था। मेरी के पैरों में जैसे जंजीर सी बन गई हो। एक साथ कई मंजर आंखों के आगे घूम गए, जिन पे उसका कोई इख्तियार नहीं था। इंसान के बच्चे बनकर है ना, वरना गर्दन तोड़ दूंगा। उससे पहली बार सेहत के लिए एयरपोर्ट छोड़ते वक्त तहस से उससे कहा था। उससे मेरी के बैग में कपड़े खुद डाले थे। जूते, घड़ियां, बटुआ, पैसे, मोबाइल, एक एक चीज उससे खुद तरतीब दी थी। एक और बात, उसने आसपास देखा और उससे करीब आकर रुका। मैंने कुछ इंतजाम कर दिया है। एक लाइसेंस पिस्टल है, लेकिन वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी। मेरा एक जानने वाला है, जिससे ही तुम एयरपोर्ट से अपने होटल जाओगे गन तुम्हें मिल जाएगी। हिफाजत के लिए हथियार जरूरी होता है। मेहदी ने ताज्जुब से नफी में सा हिलाया। मेरे भाई, मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ, जंग लड़ने नहीं। मुझे कोई गन नहीं चाहिए। अपने खराफाती जहन को सुला दो। तकलीफ क्या है आखिर? वो भरमीज से गरजा। तुम्हें कुछ हुआ फिर? मैं किससे जाकर पूछूंगा? कम से कम अपनी हिफाजत के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। मेहदी जवाबन कुछ कह रहा था, गैस मुसलसल नफी में सा हिला रहा था, मगर मंजर शीशे की तरह टूट गया। नाजुक कांच उसकी उंगली के साथ दिल में भी घुमा था। तुम फिक्र मत करो, मैं सब सेट कर दूंगा। तुम्हें ज्यादा जख्म लगा है क्या? अगर पैसे खत्म थे तो बताया क्यों नहीं? आखिर में वो एक बार फिर तैश में आ गया। दूसरी तरफ अनजान मुल्क में खाली सड़क पर खड़ा वो माओ फोते सेन के साथ फ़ोन बंद कर दिया। गैस कंपनी ने किस्सा उसके कागजात का मसला हल किया था। उसे पैसे पहुंचाए, फिर बगैर पासपोर्ट, वीज़ा और आईडी कार्ड के उसे ट्रीटमेंट दिलवाया। ये सिर्फ वही जानता था। उस सारे वक्त में मेहदी ने अगर किसी को याद किया था तो खुदा के बाद गैस को याद किया था। किसी से उम्मीद रखी थी तो वो भी गैस ही था। उसे नहीं मालूम था कई साल बाद सफ़ेद कमरे में कैद वो अगर किसी को पहली बार याद करेगा तो वो भी गैस ही होगा। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। उसकी वापसी में वो उसे हमेशा की तरह एयरपोर्ट पे मिला था, और इस बार बेसारी से गले लगाने के बजाय मोहब्बत से गले लगाया था। वो अपने छोटे भाई को तसल्ली दी थी। इस बार वो कई दिन तक किसी बात पे उससे खफा भी नहीं हुआ था। लोग तो लुट लुटा कर आ जाते हैं, तुमने तो हिम्मत की है। कपड़े और जूते बचा कर लाए हो। उससे कंधे पर हाथ फैलाए साथ चलते हुए तसल्ली दी। वो हर बार ही दिया करता था। 12 साल बच्चे को उससे जिस एहतियात से पाला था, 23 साल के होने तक वो तवज्जो और एहतियात कम नहीं हुआ था। लोग उससे पूछते थे कि वो गैस गंभीर की हर बात क्यों सह जाता है। मेरी ये नहीं बता सकता था कि गैस गंभीर ने उसके लिए क्या क्या सहा था। कोई नफरत, कोई सानखा, कोई तूफान उनके दरमियान दायमी जुदाई नहीं ला सकता था। नामुमकिन। ऐसी औरतों से दूर हो, तुम्हें फंसाना चाहती है वो। मैं उसके घर नहीं जा रहा गैस, वो ग्रुप में शामिल है, मैं उससे निकाल नहीं सकता। कपड़े बांधते हुए कुछ झुंझलाया। अगर तुम कोई स्कैंडल साथ लेकर आए तो तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। मेधी ने ठहर कर बेबसी से उसे देखा। मोहब्बत जताने के ये अंदाज उसे किससे सिखा दिए थे। मुझे एयरपोर्ट छोड़ने तुम चलोगे? पैकिंग पे वापस से हाथ देते उससे हुक्मनामा जारी किया। हाँ बिल्कुल,
तुम्हारे बाप का खादिम खास हूं ना। गाड़ी की पिछले नशिस्त पर बैठे हुए गैस ने कुछ सूंघा, फिर मेरी के चेहरे की तरफ देखा। अंदाज मशकूक था। मेरे एहतराम में सिगरेट बुझाते हो या फिर मेरे डर से? डरता नहीं हूं मैं किसी से। उसे शाह ने बेनियाजी से कहा। शायद एहतराम करता हूं। इतना ही एहतराम है तो छोड़ क्यों नहीं देते? जिस दिन तुम मुझसे नफरत करना छोड़ दोगे उस दिन मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। नामुमकिन सी बात की थी उससे। यानी इस जिंदगी में नहीं छोड़ोगे? कैसे बसाई नॉर्मल अंदाज से कहा था, मगर मेरी के दिल पे कोई भारी सा पत्थर बहुत जोर से आ लगा था। वो चुप हो गया और फिर सारी रात से वो कुछ बोला नहीं। उन दिनों वो जल्दी हिम्मत हार दिया करता था। आज वो कई बरसों बाद पहले की तरह आया था। मेरी ये गुमान भी नहीं कर सकता था कि वो किसी और के लिए यहाँ आया होगा। वो दोनों एक दूसरे की परछाई थे। साया कब किस तरफ पलटेगा ये इल्म होता था। उससे गैस को नज़रअंदाज करते कदम आगे बढ़ाए और सीनिया के सामने आकर रुका। बातिक्कत मुस्कुराया। आप सरप्राइज हुए हैं या शॉक्ड? दोनों। वो उससे कंधे के पीछे उसे देख रहा था, जिसने एक पल के लिए भी मेरे से निगाह नहीं हटाई थी। सीनिया ने चौंक कर उसके नसों के इर्तिकाज से पलट कर देखा और टटकी। उसने अब भी सीनिया को नहीं देखा था। आपने बुलाया है? वो तेजी सदा से उड़ी। मेरे शौक से और हमारे कुछ दिन पहले वाले याराने से तुम्हें क्या लगता है? मुझे आप दोनों की समझ नहीं आती। उससे साफ गोई से काम लिया। अब मेरे लिए क्या होगा? मैं करण अर्जुन का हिस्सा तोम की शूटिंग बराह रास्त सीखूं या घर जाऊं? उसका मूड पूरी तरह खराब हुआ था। गैस सीटों की तरह अपनी जगह पर जमा खड़ा था। मेरी ने उससे निगाह हटाकर सीनिया को देखा। अंदाज गैर आरामदेह था। मैं तो बदाइशी जनवरी हूँ। जो आप कहें। सर तस्लीम खम। वो चाहकर भी अपने लहजे में बशाशत पैदा नहीं कर सका। उसी लम्हे गैस उसकी तरफ बढ़ा। किसी मुसाफिर की आंखों पर चढ़े चश्मे के आंसू में जीनिया उससे अपनी तरफ आते देख सकती थी। उससे कंधे ढीले छोड़े, चेहरे का तनाव खत्म हुआ कि कम अंदाजा नहीं था। घर आकर मुझसे फ्री होने की हरगिज कोई जरूरत नहीं है, और खाना अपने अर्जुन के साथ खा कर आइएगा। मैं आपके इंतजार में नहीं बैठूंगी। उससे बुरा लगा था, बहुत बुरा। वो उसे मिस करती रही। घर से उसके साथ खाना खाने का मंसूबा बना कर आई थी, और अब सब खराब। आई लव यू टू। मेरी ने धीरे से सरगोशी की। सीनियर सर नफे में हिलाते हुए उस तरफ बढ़ गई जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी। वो ड्राइवर भी। मेरी ने ड्राइवर को करीब बुलाया और उसे चंद हिदायत दी। वो सर हिलाकर पलट गया। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठी लड़की को वो हाथ हिलाते मुस्कुराते उससे लब पाई कह रहा था। गाड़ी आगे बढ़ गई तो वो गैस की तरफ आया। तासुरात फौरन सख्त हो गए थे। मैं तुम्हारे ताने और तन सुनने के लिए घर आ सकता था, तो तुमने यहाँ आने की जहमत क्यों की? उससे गैस के करीब रुक कर उखड़े उखड़े अंदाज से पूछा। माथे पे बल थे। मेरा दिल किया मैं तुम्हें लेने आऊं, वैसे जैसे पहले आया करता था। पहले मुझे अच्छा लगता था, अब नहीं लगा, क्योंकि इस बार मुझे अच्छा लगा है। मेरी ने गहरी सांस ली, खुद को कुछ सख्त सुस्त कहने से रोका। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी नाराज होकर गई है नाइटमेयर। मैं भी अपनी पहली बीवी किस्म। को पद से पुश डालकर तुम्हारे लिए आता रहा हूं। हिसाब लोगे? ये वाहिद चीज है जो मैं नहीं छोड़ता। क्या कहना है जल्दी कहो। उसका अंदाज जान छुड़ाने वाला था। लंबी बात है, दोनों भाई कहीं मिलकर बैठे। कोई वक्त था जब मेरी उसके ऐसे अल्फाज के लिए तरस था, और एक ये दौर था। उसका कहा हर लफ्ज़ कोफ्त में मुब्तला कर रहा था, मगर कुछ था कि उस इंसान को वो मना नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक साथ बाहर जा रहे थे। आवाज़ें मदम थीं, चेहरे गैर वाजिया और पहली गैर खलशुदा। कातवे तकदीर के इरादे क्या थे? शाम के साय गंभीर महल पे अपनी दाग बिठाए हुए थे। जिस वक्त वो घर के अंदर दाखिल हुई, अनीसा अपने कुछ दोस्तों के साथ लॉन में बैठी नजर आई। वो सदा की आदम बेजार उन्हें नज़रअंदाज कर दी, उनकी नसों से बजती बजाती ऊपरी मंजिल की तरफ चली गई। हाँ, अलबत्ता उससे कुछ वक्त मीरान के साथ ज़रूर गुजारा था, जिसकी तबीयत अब कदरे बेहतर थी। वो खिलखिलाकर टूटे फूटे लफ्ज़ों में उसे कुछ बता रहा था। मकसूद गंभीर के कमरे में आकर उसे दरवाज़ा हल्का सा खुला रहने दिया। बत्तियाँ जलाईं और रूम फ्रेशनर से कमरे में दवाओं की बू का गला घोंटा। ये उसका रोज़ का मामूल था। आपकी और इस पलंग की दोस्ती में आज ज़रा खलल डालते हैं। लबों पर मेहरबान मुस्कुराहट सजाए वो उनकी अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसका चेहरा देख, उसकी आवाज़ सुन मकसूद की आंखें चमक उठी थीं। उनके हलक से गुराहट की सूरत कुछ आवाज़ से निकलने लगी थी। खिड़की से पर्दे हटाते सीनिया एक लम्हे के लिए जैसे साकत हुई। वो अक्खड़ जलाली मर्द, वो कहाँ गया? सर झटकते वो दोबारा काम में लग गई। मैं आपको एक किताब पढ़कर सुनाऊंगी, और आज आपकी बात अम्मा से भी कराऊंगी। पर्दे हटे तो कमरे से जैसे हफ्सा दम हुआ था।
मकसूद जवाब में एक बार भी कोई आवाज़ निकाल रही थी जिसे सीनिया कोई मफ़हूम नहीं पहना सकी। बस अब्दुल्ला से नफ़रत का ग्राफ ऊपर चला गया। मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है। हम परसों जा रहे हैं। किताब लाकर वो उनके करीब आकर बैठी, सहारा देकर उन्हें टेक लगाकर बिठाया। अपने साथ लाए हुए लैपटॉप पर कोई कॉल मिलाई और दूसरी तरफ राब्ता मिलने का इंतज़ार करती रही। आप कुछ लिख सकते हैं? उसकी नज़रें लैपटॉप पर झुकी रहीं। माज़ूर बीमार इंसान से महफ़िल में ना सही, अकेले में उसकी बीमारी पे नॉर्मल अंदाज़ में बात कर लेनी चाहिए। फिज़ियोथेरेपिस्ट को आप भगा देते हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। वो अब नागवारी से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। शायद उसके लिखने की बात करने पे वो सीख पा हुए थे। उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मैं आपसे हमदर्दी करने नहीं आई मामू। आपका निचला दर्द बुरी तरह मुतासिर है, मैं जानती हूँ, लेकिन ज़ीनिया ने उनके दाएँ बाजू पे हाथ रखा। ये काम करता है, इससे काम लें। आपके जले-कुटे, नुरूठे जवाब पसंद थे मुझे। कॉल कट गई थी। शायद दूसरी तरफ इंटरनेट का मसला था। आपका दायाँ हाथ लिख सकता है, मैं जानती हूँ। लिखिए यार। मेज़ से राइटिंग पैड और पेन उठाकर उससे मकसूद के आगे किया। खुद वो नोटपैड पकड़े हुए सामने बैठी रही। उसकी आंखों में नमी सी झलक रही थी। मकसूद वो इंसान थे जिससे उसे सड़क पर हरासा करते पल आज को झिड़का था। उसे कई दफ़ा दुरुस्त सिमत दिखाई थी। किसी ताल्लुक को जज्बाती वाबस्तगी का इल्म ना होते हुए भी उससे जुड़े रहे। वो कई लम्हे उनके सामने बैठी रही, मगर उन्होंने कुछ नहीं लिखा। वो नाराज़ हो रहे थे, शायद नहीं, यकीनन। उसी लम्हे दूसरी तरफ से कॉल आने लगी थी। जीनिया ने उनकी हड्डर्मी पे नोटपैड वापस रख दिया और कॉल अटेंड की। स्क्रीन के फ्रेम में अमीना बेगम और गूंज नजर आ रहे थे। लैपटॉप जीनिया की गोद में रखा था। मकसूद पूरी तरह गैर आरामदेह हुए थे। अम्मा, आपने कहा था आप चक्कर लगाएंगी, आप आई क्यों नहीं? रस्सी अखवाल के बाद उससे पूछा था। बच्चे, बस 1-2 दिन में बशर और मैं आएंगे। तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी। यार, इनको समझा लो ज़ैनी। ये मुझे हमेशा कॉल कर जाती है, मुझे भी आना है। कोच का एक तालाब उभरा। अम्मा, आप और बशर आए, बाकी इजाफी लोगों को लाने की क्या ज़रूरत है? अगर ये लोग मुझे नहीं लाए तो मैं सीधा मेहदी भाई को कॉल करूंगी और अगले दिन उनके साथ आऊंगी। वो रूहान सी होती उंगली उठाते हुए बोली। हाँ, और तुम्हारे मेहदी भाई तो भागे भागे आएंगे ना। घर से फरार रहने की उनको मौके ही चाहिए होते हैं। अब की दोबारा उठ कर आई है। अम्मा, आप इनसे बात करें। उससे मकसूद की सख्ती से घुराने के बावजूद स्क्रीन का रुख उनकी तरफ कर दिया था। डीड यू नो? कुछ लम्हों के लिए वो दोनों ही साकित रह गए थे। ये लम्हा दोनों के लिए गैर मुतवक्का था। अमीना बेगम अपने छोटे भाई को इतने बरसों के बाद देख रही थी। अगर गिनती तो उंगलियों के पूरे ख़त्म हो जाते, फासला और तकलीफ ख़त्म ना होती। वो बगैर सांस लिए, बल्कि झपके बिना यकटक स्क्रीन को तक रही थी। मकसूद, धीरे से लरज से लहजे में पुकारा। ये तुम हो मकसूद? ओह खुदाया मकसूद, ये तुम्हें क्या हो गया है? मेरा भाई, मेरा भाई। कूंज, बशर, ये देखो, ये मेरा भाई है, मेरा भाई। स्क्रीन के बाहर उनके ऊपर हिस्ट्री आए किसी कैफियत तारी हो गई थी। तुम कैसे हो? ये तुम्हें क्या हुआ है? ये किसने किया? ज़हनी, ये तुम्हारे मामू को क्या हुआ है? अल्लाह, मेरा भाई। वो रो रही थी, हंस भी रही थी। अपने बच्चों को बुला बुला कर उन्हें वो चेहरा, वो इंसान दिखा रही थी जिसे अपने हाथों से पाला था। मकसूद कितने ही लम्बे सखी को देखते रहे, उन्हें अंदाज़ा नहीं था। सामने नजर आने वाला चेहरा, परभेज सी औरत उनसे क्या कह रही थी वो कुछ सुन नहीं रहे थे। वो बहुत अरसे बाद बस पथराई नज़रों से उस औरत को देख रहे थे जिससे उन्हें माँ से ज़्यादा प्यार दिया था। अब्दुल समान को अगर लगता था वक्त उसके साथ जालिम था, तो उसे ये मंजर दिखाया जाए जिससे दो बहन भाई वक्त की एक दहाई के बाद एक दूसरे को दिख रहे थे। मकसूद, ये क्या हो गया है तुम्हें? वो रोए जाती और अपने भाई को एक अरसे बाद सामने देखकर उनके बोल ना पाने का गम दिल में रखे जाती। जीनिया चुपचाप सी एक तरफ बैठी थी, बस अपने नाखून खुरचती हुई वो खामोश बैठी रही। उसी पल मकसूद ने हाथ बढ़ाकर खट से स्क्रीन गिरा दी। उसी हाथ से जो अब भी काम करता था। वो आहें सिसकियाँ उन्हें घुटन होने लगी थी। आंखें बंद की वो पलंग के ताज के साथ टेक लगा गए। बंद आंखों से एक आंसू टूटकर कनपटी में जस हुआ। कराहत तासुरात में दरार पड़ गई थी। कुछ कहेंगे नहीं? बहुत देर बाद सीनिया ने पूछा। उन्होंने बंद आंखों से हाथ बढ़ाया। सीनिया ने पलंग पर रखा नोटपैड उनकी तरफ बढ़ाया। मकसूद ने आंखें खोली और बहुत मुश्किल से ही सही एक सतर उस कागज पे घिसी डाली। अब्दुल्ला से दूर रहो। जो उसने बिगाड़ा है उसे दुरुस्त मत करो, तुम्हें महंगा पड़ेगा।
उससे पहले कागज़ पर लिखे अल्फाज देखे, फिर मकसूद को देखा। 2.5 साल ने उन्हें कब बदला कि वो उसे सामना करने के बजाय पीछे हटने का कह रहे थे। पहले भी यही किया आपने, जो वो करना चाहता था उससे करने दिया। अब भी वही कर रहे हैं आप सब। अनीसा को उससे तलाक करवाई तो अब वो तलाक याफ्ता रहना चाहती है। आपको मजबूर किया तो आप उसी मासूरी को सीने से लगा कर बैठे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब्दुल्ला खुदा का बंदा है। खुदा बनने की कोशिश करेगा तो कम से कम जीनिया हाकिम उसके सावे पे लानत भेजेगी। वक्त के फिरौन के आगे झुकने वाली गर्दन कम से कम मेरी नहीं होगी। मुझ पे सबसे ज्यादा हक मेरा है और ये बात मैं उसे हर रोज बताऊंगी। उसे सांप दो टोक अंदाज से कहते हुए पानी का गिलास लबों से लगाया। लंबे गहरे सांस लिए मकसूद चुपचाप उसे देखते रहे। उनके हलक से अब कोई आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसे मत देखे, मैं आज भी उतनी ही ढीठ और हड्डम हूँ। लक्कड़ हजम पत्थर हजम। अब वो किताब खोलकर कुछ पढ़ रही थी, साथ साथ अपनी राय भी पेश कर रही थी। मकसूद उससे बताना चाहते थे उन्हें किताब नहीं सुननी। एक अरसा हुआ, ना कोई फसाद करवाया ना देखा। जरा इस किस्म के किस्से सुनाए जाएं। लेकिन फिलहाल वो चुपचाप उसे सुनते रहे। उन किस्सों की बारी भी आएगी। गंभीर महल पे उतरी रात कतरा कतरा पिघल रही थी। तारों से जुड़कर लगे जर्द आराइशी बल्ब एस्थेटिक सब मंजर पेश कर रहे थे। आसपास रश और गहमागहमी थी। उन रोशनियों के ऐन नीचे रखे मोड़ों पे मेरी गंभीर और गैस गंभीर एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। दरमियान में रखी मेज पे चाय के कप धरे थे जिनसे भाप उड़ रही थी। कहीं मनासिक कहीं तहय्युल, उसी भाप में कहीं तहलील हो रहे थे। वो दोनों चुप थे, ऐसे जैसे कुव्वते कोयाई एक महदूद मुद्दत के लिए सल्ब होकर रह गई हो। किसी दौर में शायद उन दोनों के दरमियान लंबे लंबे मुकालमे होते थे। मदूम होती बाप ने कयास लगाया, फिर भला अब क्या मामलात हुए। माँ को तजस्सुस हुआ। जानते हो मेहदी, इंसान कैसा होता है? कब के सिरे पे उंगली फेरते हुए उससे मेहदी को देखे बगैर पूछा था। इंसान इस दुनिया का बासी नहीं है। उसका असल ठिकाना जन्नत था, जहां से उसे निकाला गया। जीन्स का असर होता है, इस बात पे यकीन रखते हो ना? मेहदी उसे नहीं देख रहा था, वो चाय भी नहीं पी रहा था। उसका सारा ध्यान सामने लगा था, जहाँ बड़े से चूल्हे पर चाय का तेज का चढ़ाए एक 26-27 साल लड़का चाय के चम्मच से चाय ऊपर नीचे कर रहा था। वो हाथ का ऊपर जाना, फिर धार का वापस उसी देगचे में गिरना, पत्ती का खोलना और अतराफ में बुलबुले बनना। चाय अशरफुल मशरूबात, यूं ही नहीं, उसका बनाना भी आर्ट है। हम इस दुनिया से नहीं, हमारा घर कोई और था। सजा या इम्तिहान, हम यहाँ जिसके लिए भी आए हों। हमारे जीन्स में कुछ गैर आरामदेह सा शामिल है। वो रुका, चाय का कप लबों से लगाया। जायका उससे कुछ खास पसंद नहीं आया था। जैसी चाय सीनिया बनवाती थी, उसकी बात अलग थी। जब मैं तुम सबको लेकर इस्लामाबाद आया था तो मेरे जीन्स में भी वही ठाट बाट थे जो मुझे मेरे बाबा से मिले थे और जिन्हें मैंने जिंदगी के 16 साल तक देखा। औरत के 16 साल मुख्तलिफ होते हैं, खेल, गुड़िया, नखरे और शायद इस दौरान कुछ ख्वाबों का टूट जाना। मर्द की जिंदगी के पहले 16 साल सारा मुआशरा उसे मर्द बनने की तलकीन करता है और सबके हिसाब से मर्द नाकाबिले तकसीर होता है। औरत को 16 साल तजर्बे मिलते हैं, मर्द को इशारे, बातें, जिम्मेदारियां। 16 साल की उम्र में उसे मर्द बनने का अमल होता है। इस उम्र के बाद वो बच्चा लड़का नहीं रहता। इस उम्र के बाद वो मर्द होता है जिससे हर तरह की उम्मीद लगाई गई होती है। उस सानहे के वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। वो मर्द बनने का वक्त था मेरी। मेरी यकसुई से उसे सुन रहा था। चाय की महक और देसी खानों की खुशबू हर तरफ थी। छोटे से ढाबे पे जिंदगी पुर रौनक थी। उसकी निगाहें अब भी वहीं थीं, जहाँ अब चाय वाला आदमी एक पूरी तश सजाए छोटे लड़के को थमा रहा था। लड़का मुस्कुरा रहा था। चाय वाले ने उसके सर पर शफकत से हाथ रखा। मेरी को 12 साला अनसरवर याद आया। तुम्हारे जीन्स में शायद सादगी, बेफिक्री और माफ कर देने वाले जैसे अजीम जरासीम मौजूद थे, लेकिन मेरे बाबा और अम्मा का इन जज्बों से कोई वास्ता नहीं रहा था। फिर जो मुझे मिला वो जिम्मेदारियां, बोझ थे। घर का बेड़ा बेटा होना आसान नहीं होता। नस्ल दर नस्ल मिलने वाले ट्रॉमास का बड़ा हिस्सा आपकी झोली में आ जाता है। उसकी आंखों ने देखा कि उस बच्चे से बाकी मुलाजमीन ज़्यादा खुश नहीं थे। एक ने चाय का तश उठाते देख नागवारी से रुख मोड़ा था और दूसरा लब भींच गया। शायद वो उनके हिस्से की टिप ले जाता था। मेरे हिस्से में वो आया जिसकी ना मुझे तमन्ना थी ना ज़रूरत, लेकिन जो मुझे मिला मैंने उसे तुम लोगों तक नहीं आने दिया।
घर का बड़ा बच्चा हिफाजती शील्ड की तरह अपने से छोटों के आगे खड़ा होता है। मैं भी तुम्हारे आगे खड़ा था। मेरी ने निगाहें मोड़कर उसे उस नज़र से देखा जिसमें कई केशियाँ थीं। वो उसे बताना चाहता था कि एक लंबे अरसे तक वो उसी मेहरबान की वजह से अपनी माँ के खिलाफ सुनता रहा, सेल्फ डाउट का शिकार रहा, बेजा जुल्म बर्दाश्त किए। वो बस उसे बताना चाहता था कि हर शख्स मुख्तलिफ मखाज़ों पर लड़ता रहता है। मेहदी गंभीर भी लड़ा था। घर का बड़ा बेटा होना मुश्किल है, तो घर का छोटा बेटा होना उससे ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि उससे उम्मीद लगाई जाती है कि वो बड़े बेटे जैसा बनेगा। मुझे ऐसे मत देखो। तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा, लेकिन तुमने वो सब बहुत मज़े से देखा जो मेरे साथ हुआ। मैं तुम्हारा गिल्टी प्लेजर और पंचिंग बैग था। वो माजी था। कैसा हमल और एहसास से बोला। माजी में तो फरिश्ते तुम भी नहीं थे। मेरी ने सर झटका और रुख मोड़ लिया। वो मूड़ी पे बैठा था, कैस की बात सुन रहा था, लेकिन उसका दिल वहीं एयरपोर्ट पे रह गया था। वो यकीनन नाराज़ हुई होगी। क्या वो उसके लिए फूल लेकर जाए? इंतकाम, कत्ल, माफ़ न कर पाना, ये सब मेरे औसाफ नहीं थे। ये अनचाहा तोहफा था जिस पे मेरा इख्तियार नहीं था। ये कुदरत थी। यानी अब कैस गंभीर के गुनाहों में कुदरत भी शामिल होगी। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। हर इंसान से गलतियां होती हैं। शायद मैंने भी की हूँ। यानी मानना अब भी नहीं? मुझे अपने किए पे शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन मैं हूँ नहीं। मुझे मेरी गलतियां चैन से सोने नहीं देती। मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे सका, गुजरे वक्त को भूलकर आगे बढ़ना दानश्वरी है। और मैं इस दानेश्वरी से बेजार इनामा देता हूँ, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ताकि मैं तुम्हें बहुत पीछे छोड़ाऊँ। उसे जैसे मुद्दा खुलकर सामने रखा, चाय का कप वो ख़त्म कर चुका था। मेरी अब भी उस बच्चे को तक रहा था, वो मुस्कुराता हुआ बच्चा जिसके हाथ से जलत तश छुट कर गिरा पड़ा। कप आपस में टकराए, गर्दनें मुड़ी, लोगों के बोलते लब खामोश हुए और मरके से निकाह वो बच्चा था। गुजरे वक्तों में जैसे मौसूए महफिल मेरी हुआ करता था, वो निकाह नहीं हटा सका। तुम क्या चाहते हो? माजी के इन किस्सों का कोई सर पैर नहीं। मैं तुमसे किसी मुआवजत की उम्मीद रखता नहीं और माफ़ी मैं देना नहीं चाहता। अब आगे। वो बगैर उसकी तरफ देखे कह रहा था, पैर जैसे भागने को तैयार हूँ। साथी पहरा अब लड़के को डांट रहा था। उससे अपनी नफरत निकालने का मौका मिल गया था। मैं हमें वापस चाहता हूँ। कैस की आवाज़ उसके समाते सुन पाई या नहीं वो नहीं जानता था। वो तेजी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ। चाय वाला उसी तरफ आ गया था। उससे टूटे कप नहीं देखे, उससे नुकसान और लोगों की नसें नहीं देखी, बस सहमे हुए बच्चे को देखा और उससे चिमटा लिया। मेरी ठहर कर उन्हें देखे गया। एक लड़की के लिए। कैस के लहजे में सजा था। मेरी ने बात दिक्कत निगाहें मोड़कर उसे देखा। तुमसे फ़ायदे हैं तो मुझे हद सारे कबूल हैं। हमारे रास्ते अलग हैं गैस। मैं बहुत जल्द गंभीर महल छोड़ रहा हूँ। तुम और मैं दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मैं हर वो याद बात सब पीछे छोड़ रहा हूँ जो मुझे तुमसे जोड़े। वहां बैठे बैठे उन दोनों के दिल में बायक वक्त कुछ खुआ था, कुशल सा तासुर, जैसे दिल चंद लम्हों के लिए धड़क न सका हो। हम भाई हैं। जैसे जख्मी लहजे में कहा। भाई बाजू होते हैं और बाजू अलग नहीं होते। तुम अपना खून निकाल कर नहीं फेंक सकते। तुमने 2.5 साल पहले मेरे दोनों बाजू तोड़ दिए थे। वो तुम ही थे जिसने मेरे खून पे दस्तबरदारी दी। मुझे जब होश आया था तब मैंने सबसे पहले तुम्हें पुकारा था। मुझे तो तुम्हारी ही आदत थी, लेकिन मैं नहीं जानता था मुझे वहां पहुंचाने वालों में तुम भी शामिल हो। अपनी तरफ से तुमने मुझे मार ही दिया था। अब मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। मुंह बोलते बोलते रुका। नम होती जख्मी कांटदार निगाहों से उसे देखा। मैं तुम्हें छोड़ चुका हूं। इजाफा किया। अब मेरी जिंदगी से दूर रहो। मुझे दोबारा हर्ट मत करो। प्लीज मुझसे दूर रहो। मैं अकेला हो जाऊंगा यार। उससे मेरी को उठते देख दुख से कहा। मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे करीब रहकर भी तुम्हारे साथ नहीं हूंगा। अपने लिए माफ कर सकता हूं तुम्हें, उसके लिए नहीं करूंगा। कभी भी नहीं। उसे बीच से निकाल नहीं सकते, मेरी इस जिंदगी में नहीं। कतियत से कहकर उससे अपना मोबाइल उठाया और एक भी निगाह गलत उस पर डाले बगैर वो आगे बढ़ गया था। जर्द रोशनियां, मोड़े, रंगीन मेज और गैस गंभीर, हर किसी ने उसे जाते हुए देखा था। जाते हुए तो पलटकर एक दफा उसे देख लेना चाहता था। जाने क्यों जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। सब जीत गए मुझसे, मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। दवात से कुछ कतरे मेज पर भी गिरे थे।
चाय पड़े पड़े ठंडी पड़ गई थी। वो बस लिखने में मसरूफ था, मुनहम्मिक, गर्क। तुमसे मोहब्बत एक तरफ, ये हकीकत भी एक तरफ कि तुम मेरी निस्फ़े कायनात हो, लेकिन मुझे एक एतराफ़ कर लेने दो कि तुम एक मौका परस्त, खुदगर्ज़ और इंतकामी औरत हो। मैं अब्दुल्ला ज़मान, तुम्हारे बचपन की मोहब्बत, जवानी का इश्क था, लेकिन तुमने मेरे चंद बार इनकार करने पे रास्ता बदल दिया। कहाँ वो लोग थे जिन्होंने मोहब्बत में सहराओं की खाक छानी, दीवानगी के धब्बे सर पर लिए, मुआशरे की हदूद और क़यूद से आगे निकल गए, और कहाँ तुम? सच तो यह है कि तुम्हारी मोहब्बत बड़ी खोटी थी। अब तुम ये ना कहना कि तुमने कई पर्स मेरे नाम किए। अब क्या सारी जिंदगी तुम्हें दे देती? एक लम्हे को उससे लिखना छोड़ा और ज़रा सा पीछे को हुआ। दिल में किसी मलाल ने जड़ पकड़ी और आंखों में हंसा ने डेरे डाले। वो दोबारा झुका। अगर तुम्हें जिंदगी से इतनी मोहब्बत थी, तो तुम उस आदमी के लिए आग में कूदने से क्यों नहीं घबराई? ये लिखते हुए उसकी अपनी उंगलियां शल हुई थीं। तुमने उस दिन साबित कर दिया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो भी जज्बात थे, उनमें बहादुरी नहीं थी, बेनियाजी और सख्त नहीं था। तुम्हें जमाने की परवाह थी, मेरी बारी पे। और जब जेल में बैठे हुए मैंने तुमसे कहा था, उस आदमी पे दस्तबरदारी दो और मैं तुम्हें जिल्लत से निजात दिलवाऊंगा, तुमने तब उसे क्यों चुना? तुम्हें उसके आगे आग नजर नहीं आती, उसके लिए जिल्लत कबूल कर लेती हो। जिंदगी की हैसियत टके की रह जाती है सिर्फ उसके लिए। तुम्हारा इंतजार, तुम्हारी वफा, तुम्हारी दुआएं, मुझे हर एक शय की कदर है, लेकिन तुम्हें यह मानना होगा, तुमने मुझसे मोहब्बत का दुरुस्त हक अदा नहीं किया। मैं रोज़े क़यामत तुमसे शिकवा करूंगा। फर्श पे ढेर सारी किताबें और कागजात बिखेरे बिखरे बालों को समेटने की कोशिश करती वो अपनी असनाद ढूंढने की कोशिश कर रही थी। ढीले ढाले स्याह कुर्ते में उसकी रंगत दमक रही थी। वसन भी कुछ पढ़ रहा था। खुशी से बड़ी कोई खुराक नहीं होती, शायद सच कहा गया है। दरवाज़ा खुला तो उससे गिरफ्त कागजात पे ढीली पड़ी। उसकी चाप, उसकी खुशबू, वो उसकी आमद को महसूस कर चुकी थी। रद्द अमल कोई ना दिया। मुझे थोड़ी सी देर हो गई, तुमने खाना तो नहीं खा लिया? उसके हाथ में खाकी लिफाफा था। जूते हमेशा की तरह कमरे में कहीं फेंक कर गाड़ी का रिमोट उछालते वो आगे आया। नॉर्मल घरों में रात के 10 बजे खाना खा लिया जाता है, 12 बजे तक इंतजार नहीं किया जाता। ओके, लेकिन ये तो नॉर्मल घरों का किस्सा है, मुझे क्यों सुना रही हो? वो कहकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। सीने ने सुलग कर उसकी पुष्ट को देखा, दांत कचकचाए। इतनी ही एबनॉर्मल लगती थी तो शादी क्यों की मुझसे? उसका लड़ने का दिल था, कोई और तो था नहीं, तो बगैर कसूर के शोहर से लड़ना बेख्याल था। मोहब्बत बेगम, मोहब्बत अच्छे अच्छों को ख़वार कर देती है। फिर मैं तो पैदाइशी जनवरी हूँ। वॉश बेसिन के नल के आगे झुका। वह हथेली में पानी भरते बुलंद आवाज से ऐलान भी कर रहा था, कोई सन मरीद नहीं है आप। होते तो कम से कम मेरे कहने के बावजूद देर से घर ना आते। मैं जल्दी आता तो तुमने मेरे लिए रास्ते में गुलाब पिछवाने थे या 21 तोपों की सलामी देनी थी। जल्दी आकर भी वही होना था जो अब हो रहा है। वो उसे मजीद दबाते हुए बाहर आया था। तौलिए से चेहरा साफ करते हुए तौलिया बिस्तर पे उछाल दिया। उसे यकीन था वो अंदर फेस वॉश भी फेंक कर आया होगा। क्या होना था? कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ती हूँ मैं आपके ऊपर? तुम्हारी बेरूही से ज़्यादा बड़ा जुल्म क्या होगा? उससे मसनूई वालहानापन से कहा, शट अप। आई लव यू टू। वो जो जवाबन कुछ कहने वाली थी चुप हो गई। लब भींच लिए। गीला तौलिया, जूते और उसका वाकई बिखरा हुआ सामान। इतने बड़े झगड़े के बाद भी वो सुधर नहीं सका, ना उसे सुधरना था। ये सब सामान उठा लें आप, वरना। वरना क्या? मेरा भी कमरा है, फेंकूंगा मैं। अब उसे सीने को सिच करने में मजा आ रहा था, तो वो इस मजे को हाथ से कैसे जाने देता। सीनिया बगैर कुछ कहे कागजात पर झुक गई थी। चेहरा सुर्ख हो गया था। पनवें सख्ती से भींच रखी थी और लब एक लकीर में बंद। शोर साहब को कोई बताए जहाज बरमूदा की सफ़ेद पानियों में दाखिल हो चुका था। और बताओ, मेरी याद में 2 दिन कैसे गुजारे? किस दीवार में टक्कर मारे? कहाँ बैठकर हुई? पेट पे नीम दराज उसे तकते हुए बेफिक्री और बेनियाजी से पूछा गया। जवाब में खामोशी। मुझे तो 2 दिन मजीद रुकना था, तुम्हारे आंसू का ख्याल था इसलिए वापस आ गया। वो अब भी खामोश रही। मेरी सरवर कमीर के 14 तबक रोशन होने में ज़्यादा देर नहीं लगी। वो उठ बैठा। आंखें छोटी करके गौर से उसे देखा। वो नाराज सी। मेरी जी भर का बदमजा हुआ। अपनी बारी पे औरत काट खेल कर तुम फौरन नाराज हो जाती हो। मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया। तो आपसे किससे कहा है मुझे मनाए? शक्तम चेहरा उठाकर वो बुराई। आपका कमरा है, आपने जहाँ चाहा था सामान फेंक दे। ये बेड मेरा है, इससे नीचे उतरे।
मेरी गंभीर पे गंभीर महल की छत आकर गिरी थी। वो बेयकीनी से उसे देखे क्यों। तुम अपने मजाजी खुदा को पलंग से उतार रही हो। आपने भी अपनी बीवी को कमरे के दाने दिए थे। मैंने हिस्सेदारी की बात की थी। उसका अंदाज मदाफाना था। जी बिल्कुल, ये काम तो आपको खूब आता है। रंगीन मिजाज जो ठहरे उतरे मेले पलंग से नीचे। वो बेड पे गिरकर हंस पड़ा। सेटिंग के दौरान उन्होंने काफ़ी चीज़ें नहीं खरीदी थी, लेकिन वो बासित रही कि बेड और अलमारी उसके भाई के भेजे पैसों से खरीदेगी। वो जो जहेज सा लेने का अहद कर चुका था, इस जिद के आगे हार गया। उसे तब इस मंतक की समझ नहीं आई थी, अब आ गई थी। मानना पड़ेगा, तुमने मुझे पागल बनाया है। वो बिस्तर से उतरते हुए हंस रहा था। ये दाव उसे पसंद आया था। अब अगली बारी उसकी। मैंने जिसे ख्वाहिश समझकर पूरा किया, यार वो तो तुम्हारी साजिश थी। अब मैं कहाँ जाऊंगा? उसी के साथ जिसके पीछे पीछे गए थे, एक ही कंबल में एक दूसरे को गले लगाकर सोए। क्यों शहीदों में मेरा नाम लिखवाना चाहती हो? उठ कर आया, मेज से बड़ा लिफाफा उठाया और उसके हक में उसकी पुश से अपनी पुश छोड़कर सर उससे कंधे पे गिरा दिया, क्योंकि उन दोनों की पुश जुड़ी हुई थी और मेरी का सर उससे कंधे पर गिरा था। उलझे बिखरे बाल मेरी के चेहरे पे गिर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। महसूस करना ज्यादा अहम था। नाराज हो? नहीं, मुझसे आग निकालने का शौक है मुझे। फिर किसी सर्कस में बात चलाओ। मलका का शौक सलामत, पैसे भी बहुत। लिफाफे से सफेद फूलों की लड़ड़ी निकालकर मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, आपको भी मौत के कुएं में गुस्से का शौक है। अपने लिए बात क्यों नहीं करते? दोनों मियाँ बीवी साथ काम करेंगे। कपल गोल्स यू नो। मेरी सीधा हुआ, उसके बाल हाथों से पीछे किए, फिर सफ़ेद फूलों की लड़ी उसके बालों में अटकाई, क्लिप लगाकर उन्हें ढाल की सी शक्ल दी। फिर अपने काना में वह मुस्कुराया और एक बार फिर सर उसके कंधे पे रख दिया। एक लम्हे के लिए वो भूल गई कि उसे क्या ढूंढना था। कागजात की तरतीब क्या थी, क्या मिल चुका था, क्या बाकी था। अब कहाँ कुछ याद रहना था। अब बस वो था और उसकी खुशबू। किस बात पर नाराज हो? एक दिन का कहकर 2 दिन रहकर आए। आई एम सॉरी। मैंने शाम से अब तक आपको कितनी कॉल्स की, आपने एक भी नहीं उठाई। फोन की बैटरी खत्म थी, लेकिन आई एम सॉरी। उसके नीम रुख को देखते क्लिप में अटके उसके बालों से एक लट उसके चेहरे पर करते वो उसी अंदाज से बोला, आपने जूते यहाँ फेंक दिए, तौलिया भी गीला है और मुझे यकीन है आप सारा वार्डरोब भी खराब करके आए होंगे। तुम सेट कर देना, इतना नहीं कर सकती मेरे लिए। आप मुझे जज्बाती ब्लैकमेल कर रहे हैं। कल से गन पॉइंट पे करूंगा। मलका का शौक सलामत। जीनिया ने उसके कंधे से सर हटाया। वो खुद उठ खड़ी हुई। उसकी बस हो गई थी। आप कभी किसी बात को सीरियस नहीं लेते। ले लिया तो उस चीज से जलने लगोगी। आपको क्या लगता है मैं आपकी मोहब्बत में पागल हो रही हूँ? कमर पे हाथ बांधे वो सुलग कर बोली। कभी कभी वो उसे सिच करने की हद कर देता था। मुझे यकीन है तुम कोडे कोडे मेरे इश्क में डूबी हुई हो। वो कोनी के बल फर्श पे नींद दराज उसे सिंगार मेज के आगे चीजें उठाते पटकते देख रहा था। वो अपने सर पर लगी फूलों की लड़ी देखने उठी थी, लेकिन जाहिर नहीं करेगी। वो ये भी जानता था मेरा कोई और कसूर? आपने मुझे धोखा दिया है। इस नई इंकशाफ पे तो मेरी खुद वो चमका रह गया। आपने कहा था आपकी आईडी का पासवर्ड मेरा नाम है। वो पहले तो ना समझी से उसे देखता रहा, फिर फर्श पे गिरने के अंदाज में लेटकर जोर से हंसा। मुझे पता था, इट्स यू। असल में तुम बार बार गलत पासवर्ड डाल रही थी, तो मेरे पास वार्निंग आ गई थी कि कोई मेरा अकाउंट खोलना चाह रहा है। मेरी टीम ने पासवर्ड बदल दिया, हालांकि मैंने उनसे कहा भी था ना करें। इस चोर को मैं जानता हूँ। लेकिन पासवर्ड वो नहीं था। सीनी ने अपनी बात पे जोर दिया। तुम जीनिया लिख रही थी, वो नाम जो तुम्हें तुम्हारे अब्बा ने दिया है। पासवर्ड सरकार था, वो नाम जो तुम्हें मैंने दिया है। जीनिया हाकिम पे जैसे खड़ूं पानी पड़ गया हो। तो मेरा अकाउंट क्यों खोल रही थी? तुम्हें मुझ पे शक था? अब कि वो संजीदगी से पूछ रहा था, सीनिया चुप रही। कई लम्हे कई सानिये वो वाकई शर्मिंदा सी हुई थी। शक, या वो उस पर शक करती थी। मैं अपने बारे में अदम एतमाद का शिकार हो सकती हूँ, आपके बारे में नहीं। हल्की आवाज़ से उसे बताया। मैं काफ़ी लो थी यहाँ। अल्फाज उसके गले में अटके। यहाँ तुम अब भी एडजस्ट नहीं हो सकी। अपना आप अब भी अकेला और कम स्पेशल लगता है। इनसिक्योरिटीज। फर्श पे लेटा वो उससे अल्फाज समा रहा था। सीनियर ने सारा स्वाद में हिलाया। मैं बस स्पेशल महसूस करना चाहती थी। ऐसे कहा जैसे सफाई दी हो। सारे ताल्लुक उसी से आकर तो जुड़ते थे। डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दी। अगले 2 घंटे तुम्हें ब्लश करवाने की जिम्मेदारी मेरी थी। ख्वामहा तुम लंबे चक्कर में पड़ गई। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, यह आदमी एक जगह नहीं बैठ सकता था, ये तय था। सीनिया बिलाखिर अब मुस्कुराई थी।
मैंने कोरमा बनाया है, खाना खाएं? अब वो खुशगवार लहजे में पूछ रही थी। बिल्कुल, चलो चलते हैं। उसे सख्त नींद आई थी, लेकिन वो उसके बगैर खाना नहीं खाती। इसलिए वो थोड़ी देर बाद उसके सामने बैठा निवाले ले रहा था। जीनिया उसे कुछ बता रही थी और वो अदम तवज्जो से सुन रहा था। उसका दिमाग और दिल अब एक जगह अटका था। कैस गंभीर से होने वाली मुलाकात में गाना बंद हो गया था। उससे उठकर कैसेट बदली और दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठा। अब गाना मजीद मधम आवाज से बज रहा था। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। तुम मेरी ज़िंदगी में तब आई जब मुझे तुम्हारी अशद ज़रूरत थी, और मुझे उसका इल्म ही नहीं था। कहाँ, किन मौक़ों पे, कैसे-कैसे हालात में, किस तरह तुम मैं बनी, ये तुम्हें पता नहीं। मोहब्बत बहुत छोटा लफ्ज़ है। तुम्हारे साथ रहकर मैंने खुद को पहली बार महसूस किया। तुम्हें देखकर ही कई बार अपने लिए ख्वाहिशात की। तुम मेरा अच्छा वक़्त थी, मेरी ज़िंदगी का स्याह और मेरा पसंदीदा बाब। तुम्हें मुझसे इख्तिलाफ़ और नफ़रत है, बाज़ दफ़ा मुझे भी होती है, लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी की वो औरत हो जिसे एक मुद्दत बाद मैं माफ़ ना करते हुए भी खुद से करीब रख सकता हूँ। मैं तुम्हारे मामले में एक मुख्तलिफ इंसान बन जाता हूँ। वैसे अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। तुम मुझसे दूर जा चुकी हो। तुम्हारे हसूल में पैर और दिल मैं कभी नहीं थकाऊंगा, क्योंकि तुमसे पहले मेरे लिए मैं आता हूँ। लेकिन वो यादें मेरी मताए हयात है, जहाँ तुम मेरे लिए थी, सिर्फ मेरे लिए। कुछ शनासा आंखों में पलटकर वक्त के झरोकों में तकने लगो तो कई खुशगवार मंजर, किस्से और ताल्लुकात मुंह लपेटे हवा हवा से नजर आएंगे। हवा क्यों, कहानी आगे बढ़ चुकी, उनका जिक्र शुरू ही नहीं हुआ। अब की वजह थी, सरमा के दिन थे, सर्दी की शिद्दत का यह आलम था कि हड्डियां जम जाने को थीं। ऐसे में कैसों का माहौल पुरहिद्दत सा था। ज़ेनिया हाकिम सफ़ेद स्याह लॉन्ग कोट के साथ सफ़ेद रंग के ट्राउज़र में मलबूस थी। सर पे स्कार्फ अच्छे से जमा था। चेहरा हर किस्म के मेकअप से पाक था। नाक अलबत्ता सुर्ख पड़ रही थी। उसके हाथों में कुछ प्रिंट आउट्स थे और लैपटॉप भी। वो कदरे, मसरूफ़ और मसहमल दिखाई दे रही थी। कैस गंभीर की और दफ्तर के बाहर रुककर उससे तनफ़ुस बहाल किया। अंदर दफ्तर में कैस और बराग किसी ज़रूरी बात पर आपस से बहस और मुबाहिसे में मसरूफ़ थे। जब दरवाज़ा बजा, नागवार तासुरात लिए सख्ती से कुछ कहते हुए कैस कमरे ने दस्तक पहचान ली। मेरी वजह से नहीं हो रहा ये। अगर तुम मुझसे मशवरा करते तो इतना नुकसान ना हो रहा होता। बराग सख्त भरम था। उन दिनों वो कैस का नजरे अल्तफात बाखूबी नोट कर रहा था। बाज़ दफ़ा उसे गुस्सा सिर्फ इससे आता था क्योंकि सीनिया उसकी कज़न थी। इसको भेजो, ये जो कोई भी है। मतवातर होती दस्तक से बराग पूरी तरह झुंझलाया और हदीबा को हुक्म दिया। कैस से हाथ उठाकर उसे रोका। इट्स हर, अंदर बुलाओ इसे। थोड़ी देर में उसे काम से निकलना था। वापसी तक कैसम में छुट्टी हो जानी थी। वो बस कुछ देर उसे देखना चाहता था। और हमारी बात तुम इंतज़ार कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ कारोबार नहीं। और इस वक्त हम कारोबार कर रहे हैं। कैस का लहजा अजीब था। कारोबार भी इंतज़ार कर सकता है, उसके लिए कर सकता है। उससे जैसे बात ही खत्म कर दी थी। कम इन। आवाज़ बुलंद कहा। बराक, हदीबा, ऑफिस के दरो दीवार सब ने उसे देखा और वो देख कर रह गए। सीने अंदर आई तो उसके चेहरे पे आज उछला तो इंतजार दिखाई दे रहा था। क्या मैं गलत वक्त पे आई हूँ? अगर आप मसरूफ़ हैं तो मैं बाद में आ जाती हूँ। मसरूफ़ तो हम हैं, लेकिन आपके लिए तर्क कर चुके हैं। बराक बराह रास्त उसे देखते हुए बोला। सीने टटकी फिर सवाल निगाहों से उसे देखा। यानी ये काम गैस को देखना था, दिखाएं प्लीज़। उससे हाथ से इशारा किया। मैं बॉस को ही दिखाने आई थी। आप चाहें तो फिलहाल बाहर चले जाए। बराक फ्लर्ट था। उसका पिछला जुमला सीनिया को सो मायने लगा तो उसे वापस औकात में लाने में हर्ष ही क्या था। गैस से गर्दन झुकाकर अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। बराक की भरमी में इजाफा हुआ। तुम्हें सीखना चाहिए बॉस से किस तरह बात करते हैं। जीने ने मासूमियत से आंखें पटपटाई। कैस सर, क्या मैंने आपसे कोई बदतमीजी कर दी? मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो बिगड़ा। मैं मदीबा, मेरी बॉस नहीं है। अब की गैस के लिए अपनी मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल हो गया। उस फहमी को हवा मिली। वो उसके अलावा हर मर्द को जूती की नोक पे ही रखती थी। बराक ने कुछ कहने को लब खोले मगर गैस के नजर की इशारा ही काफ़ी था। वो कड़वी खून पीकर खामोश रह गया। ये जो तस्वीर है ये मैंने फलसा मैडम को दिखाई थी और ग्रुप के बाकी अफराद ने भी देख ली हैं। उसकी दाईं तरफ मुनासिब फासले पर खड़े होकर वो लैपटॉप पर खुली तस्वीर पर उंगली रखती उससे कुछ बता रही थी। तस्वीर ठीक थी मगर उसकी उंगलियां
उन पर लगे रंगीन धब्बे एक बार फिर गैस को अपनी तरफ मतवजा कर चुके थे। पिछली बार कुछ तस्वीर पोस्ट हो गई थी और आपको पसंद नहीं आई थी, इसलिए मैं चाह रही थी कि आप एक बार देख लें। गैस चेक लगाते हुए पीछे को हुआ, माथे की सिलवटें गायब थी, चेहरे की नागवार स्टाइल, वो बेहद मुख्तलिफ इंसान नजर आ रहा था और ये रंग पराग से छुप नहीं सका था। पिछली बार जो तस्वीर पोस्ट हुई थी वो मेरी थी। मैं वक्त अशर ज़रूरत अपने बारे में पोस्ट करने की इजाज़त देता हूँ। ये तस्वीर कलेक्शन का हिस्सा है, इनके लिए फिल्जा की इजाज़त काफ़ी है। उससे नरमी से कहा। बराक को बेहोश होने के लिए फर्श का सही कोना तलाश कर रहा था। ये आदमी और इतना नरम। लेकिन अगर आप मुझे दिखा ही चुकी हैं तो फिल्टर्स को हटा दें। यहाँ जो कलर आ रहे हैं वो कपड़ों के असल शेड्स को मध्यम कर रहे हैं। फिल्टर के बगैर? आर यू श्योर सर? 200%। अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं लग रही। उससे अच्छा जाहिर किया। कैसम का नाम मार्केटिंग है। बगैर फिल्टर्स की तस्वीर लो और कल तक ये काम पोस्ट हो जाना चाहिए शेड्यूल के मुताबिक। काम में ढील वो किसी सीनियर हाकिम को भी नहीं देता था। वो सह लाते हुए अपना सामान उठाए बाहर निकल गए। उस वक्त बराक ने फुर्सत से उसे देखा। वो कारोबार तो मुझे समझ आ रहा है, ये तुम्हारी आंखें और जुबान कौन सा कारोबार कर रही हैं। गैस हंस पड़ा था। उसके जाने के बाद उसका जिक्र भी अच्छा लगा था। माहौल में ताजगी सी भर गई थी। तुम्हारी सोच ही खराब है। मैं बस काम कर रहा था। और वो उससे पूछा है कि वो काम कर रही है या मुस्तकबिल बना रही थी। ये मत भूलो, उसके शोर नामदार की तलाश अब भी जारी है और सिर्फ हम दोनों उसका असल ठिकाना जानते हैं। क्यों ना जाने क्यों? उसे गैस की नज़र सीनियर के लिए खली थी। वो अंदाज़ा नहीं कर सका। वो जो दिल से हंसा था उसकी मुस्कुराहट थम गई। अंदाज मुहतात हुआ। वो एक हादसा था, तुम्हारे और मेरे लिए। जो नहीं जानती उसके लिए उसका शोहर अब भी हयात है, इससे उससे दूर हो गई ना इतनी जितनी हमदर्दी होनी थी। मैं हमदर्दी नहीं कर रहा। फिर क्या कर रहे हो? तुर्की पर तुर्की पूछा गया। वो जो मेरे अपने इख्तियार में नहीं। वो बड़बड़ाया ऐसे कि सिर्फ वही सुन सका। मैं बस काम कर रहा हूँ। उससे बराक से ज़्यादा खुद को यकीन दिलाया। है, मुझे ये बताओ नफ़े का क्या हुआ? बराक ने जिताती नजर से उसे देखा और तंज़ी अंदाज से कहा। उसके आने से कबल हम खसारे गिन रहे थे, क्या उसकी आमद ने खसारे नफ़े में बदल दिए? गैस पहलू बदल कर रह गया। चेहरे का रंग तब्दील हुआ था। उससे बराक की वजह से उसे जल्दी भेज दिया था, वरना भी उसे मज़ीद 3-4 कामों में उलझाकर मज़ीद देख और महसूस कर सकता था। उसकी आमद ने खसारे नफ़े में बदले थे, ये तो सच ही था। लूसीफर। बराक ने नरमी से उसे पुकारा। गैस से गर्दन फेर कर उसे देखा। वो मुस्तहमिल हो गया था। वो बहुत पेचीदा है। क्या मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम्हारा भाई और वो, उनके दरमियान कुछ है? हर ताल्लुक नफ़ा नुकसान देख कर बनाना होता है। नवाबों से तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, ये भूल जाओ। उसका ख्याल अगर है तो झटक दो। गैस से एक लम्हे के लिए भी उससे निगाह नहीं हटाई थी। उसे किसी नज़र का खौफ थोड़ी था। बात ख्याल से आगे गुजर गई है, नक्श मिटाए नहीं जाते। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम काम करते हैं, कारोबार ज़रूरी है। उससे बराक को टोका। वो सीने के बारे में बराक से कोई बात नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद बहस दोबारा छिड़ चुकी थी, लेकिन अब वो पहले की तरह गुस्से में नहीं था। उससे बालकनी में खड़ी काफ़ी देर हो गई थी। आज उससे अपना काम भी नहीं किया था। जीनिया से रूटीन भी नहीं छेड़ी थी। खाने के दौरान भी चुप रहा। जीनिया को अब एहसास हुआ था कि वो उसके आते ही उस पर चढ़ दौड़ी थी। क्या होता जो थोड़ी देर तहम्मुल का मुजाहरा कर लेती। थोड़ी देर बाद वो चाय का बड़ा समक भरे उसकी तरफ चले आई। आपकी महबूबा सो रही होगी, फिर आप क्यों हिजड़ में गर्क हैं? अपने हक से आती उसकी आवाज़ से वो चौंका था। सिगरेट वाला हाथ हमेशा की तरह पीछे किया। वो बगैर कुछ कहे आगे आई। मेरी की उंगलियों के दरमियान दबा हुआ सिगरेट निकाला। वो जैसे बौखलाया था। शर्मिंदा भी हुआ। क्या कर रही हो? इसे हाथ मत लगाओ। तेजी से चलता सिगरेट उससे लेते हुए नीचे फेंक दिया। फिर स्लीपर से उसे मसला। आइंदा इसे हाथ मत लगाना, बुरी चीज़ है। अच्छी चीज़ तो आपके लिए भी नहीं है। तुम्हारे लिए ज़्यादा बुरी है। मैं तो झक मारता हूँ। वो कुछ चिढ़कर बोला था। उसके हाथ में अगर ये बुरा लग रहा था तो उससे कितना बुरा लगता होगा। छोड़ क्यों नहीं देते? मेती ने उसे देखा, कंधे ढीले छोड़ दिए। दिन में 2 पीता हूँ, अब से 1 पीऊँगा। छोड़ क्यों नहीं देते? सवाल वहीं का वहीं। एक से क्या होता है यार, इतना तो सब करते हैं, मेरी आदत है। छोड़ क्यों नहीं देते? वो जैसे एक ही लाइन रटाई थी। फाइन, छोड़ दूंगा। वो फिल्मों में होता होगा, यहाँ लड़की ने बोला और उधर लड़की ने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़ दी। हकीकत में वक्त लगता है, अगले 6 महीने 2 दिन में 1 बार, और फिर उससे अगले 6 माह हाथ भी नहीं लगाऊंगा। डॉक्टर से भी मशवरा करता हूँ, छोड़नी पड़ेगी।
तुमने बोल दिया, अब छोड़नी पड़ेगी। शुरू कब की थी? वो फ्लोर कुशन पर आकर बैठी, मेरी रीलिंग से कमर टिकाए खड़ा था। 15 साल का था। स्कूल की तरफ से अलविदाई तकरीब में पहली बार सिगरेट पी थी। वो उस वक्त को याद करते हुए हंसा था। मुझे याद है, जब मैं घर आया तब गैस से मुझे 2 थप्पड़ मारे थे, एक लात, और खाना भी नहीं दिया था। आपने कुछ कहा नहीं? वो चौंकी थी। कैस आपको मारता था? सही बात पे मारा था, मैं क्या कहता। उन दिनों मैं वैसे भी गलत सोहबत का शिकार था। मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे। फिर भी 15 साल के लड़के को सिगरेट पीने पे मारना गलत ही था। किसने कहा सिगरेट पीने पे मारा था? झुककर चाय का कप उठाते हुए उससे सीनियर को देखते हुए कहा। उसने मुझसे पूछा, क्यों पिया? मैं चुप रहा। फिर उससे दोबारा पूछा, लड़की की वजह से? मैंने कहा नहीं। मेरे दोस्तों ने कहा था, अगर मर्द हो तो पीकर दिखाओ। इस बात पे मारा उसने। वो रुका, गरम गरम चाय हलक के अंदर उंडेली। मैं उन दिनों ठीक नहीं था। जरा सी सी बात पे अपनी अहमियत दिखाने का जुनून सवार हो जाता था। अदम इत्मीनान मेरी जिंदगी में कूट कूट का भरा था। बस उसे किसी तरह छुपाने और दुनिया के मंजर पे उभर आने के लिए मैं 15 साल की उम्र में सिगरेट पीने पे भी राजी हो गया था। बाहर की दुनिया मर्द को मर्द बनाने में जो किरदार अदा करती है वो भयानक होता है। फिर किसी ने आपको बताया मर्द कैसा होता है? कैसने बताया था? वो एकदम कहका मार का हंसा। उसके बताए हुए मर्द की तारीफ तो तुम जानती हो। वो कहते हुए हंसा गया। मर्द औरत को जूती की नोक पे रखता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ख्याल भी किया करो। जब वो बीमार हो किसी औरत के पीछे नहीं जाना, लेकिन ये भी नहीं कि उसे आजाद छोड़ दो। मर्द अपने इंतकाम लेता है। और उससे आज आपसे क्या कहा है? सवाल किसी बंदूक से निकले चरही किसी तेजी से आया और मेरे के दिल में पेविस हुआ। उसकी हंसी थम गई, गले में गिल्टी से उभर कर मधुम हुई और वो अगले कई लम्हे कुछ नहीं कह सका। वो बहुत देर तक चुपचाप चाय पीता रहा। वो चाहता है हम दोनों भाई दोबारा एक हो जाएं। वो हल्की सी आवाज से बोला। आप क्या चाहते हैं? मैं वो सब भूल नहीं सकता। लेकिन आप इस सब के लिए उसे माफ कर चुके हैं। आगे? अपने लिए माफ कर चुका, तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। सीनियर की आंखों में देखते हुए सच्चाई से कहा। मैं उसे तुम्हारे लिए कभी माफ नहीं कर सकता। तुम और मैं एक है, मैं उसे हमारे लिए माफ नहीं करूंगा। अपने लिए क्यों माफ किया? अपने लिए तो वो भी मुझे माफ कर चुका है। तुम हमारे ताल्लुक की पेचीदगियां नहीं समझ सकती। मैं उसे अपना कत्ल भी माफ कर सकता हूँ। यही जज्बात उसके भी हैं, लेकिन इस दफा झगड़ा अलग है। यहाँ बीच में तुम हो। आपके कहने का मकसद है कि दो भाइयों के दरमियान मैं आ गई हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरी ने उससे टपटा। तुम हमारे दरमियान हो, मेरी तरफ से। बचपन से वो मुझे अगर मारता रहा है तो मार से बचाने वाला भी वही था। अगर झिड़का तो मोहब्बत देने वाला भी वही था। धक्का दिया तो उठाने वाला भी वही था। वो एक आदमी मेरे लिए कितने लोगों की कमी पूरी करता था, ये मैं किसी को नहीं समझा सकता। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो आपके साथ चाहे जितना गलत कर दे, उनकी वापसी पे आप एक बार फिर बेबस हो जाते हैं। अगर लोगों की जिंदगी में कोई बेबस कर देने वाला लम्हा है तो मेरे लिए हर वो लम्हा ऐसा है जब जब मेरा भाई मेरे सामने आकर मुझसे कुछ मांगता है। उसने मुंतशिर लफ्जों को जैसे समेट कर रख दिया। बस एक तुम्हारे मामले में मेरी गंभीर उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं निकालना चाहता, ना मैं निकाल सकता हूँ। आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? बालकनी, चाय, महबूब शख्स का साथ सब मौजूद था। वो अपने सामने उससे कई इकरार कर रहा था, बिल्कुल वैसे जिन पे उसका चेहरा सुर्ख पड़ जाता था। वो रुख फेर लेती थी, लेकिन आज वो उसकी जिंदगी में अपनी जगह मालूम करने बैठ गई थी। मोहब्बत के कई दर्जे होते हैं। तुम मेरी बीवी हो, जाहिर है तुम पहले दर्जे पे हो। और जिसके लिए कोई दर्जा बंदी नहीं, जिसके लिए कोई हिसाब नहीं, वो कौन? गंभीर महल के हर हर सतून ने जवाब दिया था। कैस, सम्मान गंभीर। बस एक मेदी था जो जवाब नहीं दे सका। उससे निगाहें फेर ली। वो आपको रोंद कर रख देता है, फिर आप उठने की कोशिश करते हैं तो पहला कदम उसी की तरफ उठता है। उससे नागवारी और सबसे कहा था, शायद बेबसी से भी। खुद इत्मीनान, मान, सलीका, जज्बा, ये सब वालिदैन देते हैं। मेरे पास वो दोनों नहीं थे। उसका अंदाज बेहद तल्ख था। 12 साल के बच्चे की सारी जरूरत है और मोहब्बत के हाने जिसने पुर किए उसे इतनी जल्दी जिंदगी से खारिज कर देना आसान नहीं होता, लेकिन मैंने किया है। और इस तरह किया है कि वो आ गया और आप एक बार फिर उसी की तरफ झुक रहे हैं। तुम अपने बाप की तरफ क्यों झुकी? वहाँ जितना गहरे लानिया था उतनी ही शिद्दत से दिल में खोवा। वो मेरे अब्बा हैं। उसे तोड़ तोड़ कर कहा।
बिल्कुल। और मेरे पास मेरे अब्बा ना होने के बराबर है। मेरा बाप, माँ, भाई, बहन कैसा। एक बिस्मिल किसी एक हादसे के बाद दुरुस्त नहीं हो जाता। मेरी सारी अदम इत्मीदी और लो सेल्फ स्टीम यकदम खत्म नहीं हो सकता। ये काम सारी ज़िंदगी का है और मैं कोशिश कर रहा हूँ। आखिर में उसका लहजा नरम हो गया। वो रेलिंग की टेक छोड़कर सीनिया के करीब आकर बैठा। इंसान के परसों से बने पैटर्न चुटकी बजाने से दुरुस्त नहीं हो जाते। मेरी मोरल सपोर्ट इतनी जल्दी हार ना मानो, ना मुझे मानने दो। वो मुस्कुराया था। सीनिया ने गहरी सांस ली लेकिन मुस्कुराई नहीं। चाय तो ठंडी हो गई, तुम पी लो। नहीं, मैं ले चुकी। उससे कब हटाया। चाय को इनकार कर रही हो? कैलोरीज को। मेरा वजन बढ़ रहा है। ये शक्कर का नहीं, मेरी तारीफों का असर है। ढेरों खून बढ़ जाता होगा तुम्हारा। तुम्हें पता है कितनी माओ ने मन्नतें मांगी थी कि मैं उनकी दमादी में आ जाऊं। बिल्कुल जानती हूँ, मन्नत के वो धागे मैंने ही दांतों से काटे थे। मेरी मुस्कुराया। वो सीने के हिस्से मिसाज से हर दफ़ा पहले की तरह महसूस होता था। कई लम्हे, कई मिनट वो दोनों खामोशी से बैठे रहे। मेहदी अपने मोबाइल पे कुछ देख रहा था। सीनिया चुपचाप आसमान तकती रही। खामोशी दरमियान में बोलती रही। मैं अपने बच्चों को दमदमादी से बचाऊंगा। बैठे बैठे मोबाइल पर निगाहें जमाए उससे कहा। सीनिया को गुमान सा हुआ, जैसे उसने खुद से बात की थी। मैं किसी बाहर वाले को हक नहीं दूंगा कि मेरी बेटी को किसी मुश्किल हालात में डाले, उसे इनसिक्योर करे, उसे डेस्परेट करे। ना मैं किसी को ये इजाज़त दूंगा कि कोई मेरे बेटे को वक्त से पहले ही कुछ गलत बताए, और ना ही कोई मर्द होने के नाम पर उसे कड़े इम्तिहान लेगा। आपको बच्चे पसंद हैं? वो जैसे उसे हैरत से देख रही थी। मेरी उससे हर मामले पर बात करता था, मगर आज तक उससे फैमिली की बात नहीं की थी। दूसरों के नहीं, अपने पसंद होंगे। जीनिया हनूस मुतअज्जिब थी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? हमारी फैमिली होगी यार, जैसे सबकी होती है। मोबाइल से उंगलियां हटाकर सीनिया को देखते हुए उससे कहा। जिन्होंने अच्छा बचपन ना देखा हो, उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। अपनी औलाद को अपना ट्रॉमा देकर खुद को और उनको बेसुकून करना, या फिर बच्चों की अच्छी तरबियत करके एक अच्छी नस्ल देना। मैं अपने बच्चों को जनरेशनल ट्रॉमा से बचाऊंगा। उससे सीनिया का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखा। तुम्हें बच्चे नहीं पसंद क्या? पसंद है, बहुत ज्यादा। मुझे तो दूसरों के बच्चे भी पसंद है। मुझे दो बेटी चाहिए। उनकी आंखें आपकी आंखों जैसी होनी चाहिए। बेटियां भी दो या तीन, उनकी आंखें मेरे जैसी। और जुबान तुम पर चली गई तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मुझ पे तंज करने का मौका चाहिए होता है आपको। और तुम दिन में ऐसे कई मौके कसरत से फराहम करती हो। वैसे तुमने सोचा है बेटों के नाम क्या रखोगी? मैं बताता हूँ। एक शफीक, दूसरा रफीक। और बेटी हुई तो मैं नाम रखूंगी, एक फरजाना, दूसरी शाहाना। वो तो नक कर बोली। परफेक्ट। मेरी गहरा मुस्कुराया। अब शफीक, रफीक और फरजाना से बातें करें। मैं सोने जा रही हूँ। तुम शहाना को भूल गई। आप हैं ना, याद करें बैठकर। कमरे से उसकी आवाज़ आई। मेरी उसे मज़ीद सिज करने का इरादा तर्क करते कमरे में आया। अब वो कल के बारे में उसे कुछ बता रहा था, मगर सीनिया का दिल और दिमाग अब भी लव्स फैमिली पेट का था। दिल खुश था, दिमाग मुतमईन। ज़हन के हालों पे एक मुकम्मल तस्वीर उभर रही थी। मेरी और सीनिया की फैमिली परफेक्ट। वो अगला सारा दिन मुख्तलिफ ख्वारियों की नज़र करके शाम ढली कर आई थी। अपने पोषण जाने के लिए उसे जीनों का इस्तेमाल करना पड़ता था, और वो जीने वाहिद जगह थे जहाँ कभी कभार उसका कैसे सामना हो जाता था। आजकल अलबत्ता वो रात कहीं घर आता, कहीं मिल जाता तो उससे बात किए बगैर, हत्ता कि उसे देखे बगैर आगे बढ़ जाता। वो जानने की सोचने में मजबूर थी कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। जीनों की बस में जामनी फ्रॉक वाली बच्ची बैठी थी। ऊपर जाती सीनिया उसे देखकर ठटक कर रुकी। वो कड़े तेवरों से सीनिया को देख रही थी। आपने वही किया जिसका मुझे अंदाजा था। वो उसी बदतमीजी वाली टोन में हमेशा की तरह अंग्रेजी में बोली। सीनिया को भी हस्बे मामूल उसके लहजे पर तब चढ़ी, लेकिन उसे तहम्मुल से बाजू सीने पर बांधे और उसकी तरह मुतवज्जा हुई। अब क्या हुआ है? जो सुबह हुआ वो भूल गई आप? सुबह ऐसा क्या हास हुआ था? मासूम बनने की कोशिश मत करें। करती ही नहीं, जानती हूँ बुरी तरह नाकाम हो जाऊंगी। आप मुझे सिच कर रही हैं। ये मेरा सबसे बेहतरीन टैलेंट है। आप इससे कामयाब नहीं हो सकती। किस मामले में? मुझे कैसे दूर करने में। वो उर्दू में चबा चबा कर बोली। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। सीने ने रसान से कहा। इस घर में हर काम तुम्हारी गैस मामू की पसंद से होता है। तुम्हें क्या लगता है अगर वो ना चाहता तो मैं तुम्हारे करीब बैठ सकती थी? एजल मुखब मलिक यखलत बेजुबान हो गई। वो चाहता है मैं तुम्हारे
कुछ कन्फ्यूजन्स क्लियर करूं। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो ठीक है, मैं किसी के पीछे नहीं भागती हेज़ल। लेकिन अगर तुम्हें उससे मोहब्बत है तो वो करो जो वो चाहता है, क्योंकि वो वाक़ई तुमसे मोहब्बत करता है। वो चुप हो गई थी, बिल्कुल खामोश। मैं कन्फ्यूज़ हूँ। वो उर्दू से दोबारा अंग्रेज़ी की लाइन में उतर आई। आप अच्छी नहीं हैं, बुरी भी नहीं लग रही। क्या हो रहा है? आप वाक़ई अच्छी हैं। तो जो सुबह हुआ वो क्या था? ज़ीनिया ने उसकी सब्ज़ आँखों में देखा। गहरा सब्ज़, उसी गहरे सब्ज़ को हल्का करो, फिर उसके के शहद रंग की लकीर खींचो, फिर मुड़ी हुई पलकें तस्वुर में लाओ। आँखें झपको तो एक मुकम्मल आँख का खाका सामने है। वो आँख मेरी गंभीर की आँख थी, जिन्हें आज के दिन में आखिरी दफ़ा गौर से उससे इन्हीं सीनों पे देखा था। आपा से बात कर ली है आपने? वो दोनों एक साथ सीढ़ी उतर रहे थे जब सीढ़ी ने चेहरा फेर कर उसे देखते हुए पूछा, सेटल्ड है? कैस और उनके दरमियान दोबारा दोस्ती हो गई है? मुझे नहीं लगता वो आपके साथ जाएंगी। वो गैस की नहीं, मेरी बहन है। जवाबन सीनिया ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो दोनों डाइनिंग हॉल में थे। मेज पर ढेर सारा नाश्ता लगा था, जिसमें आधा खाया जाना था और आधा ज़ाया। यार, तुमने तो इधर आना ही छोड़ दिया है। मेरी को देखते हुए कैस सोसाना लहजे में बोला। ठीक है, तुमने ऊपर घर बसा लिया है, लेकिन यहाँ आकर पड़ोसियों वाले हकूक़ ही अदा कर लिया करो। मैं एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। मेरी उसे देखे बगैर बोला। मैं कल से सर्वर हाउस शिफ्ट हो रहा हूँ। मीरा, तुम मेरे साथ जा रही हो। और अनीसा, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। और चचा मेरे साथ जा रहे हैं। चचा का कंसेंट कैसे लिया है तुमने? वो ऐसे पूछ रहा था जैसे वाकई जानने के लिए बेताब हो। मेरी ने उसे जवाबन सख्त नस्सों से देखा। नहीं नहीं, मैं उनकी मासूरी का मजाक नहीं उड़ा रहा, बस पूछ रहा हूँ। हाथ उठाकर अपने मासूम होने का बता दिया। मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन मैं तुम्हें रोकना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। तुम और ये कहीं नहीं जा रहे। इस घर में खाना साथ खाया जाता था। तुमने खाना अलग किया, मैं चुप रहा। घर में तनाव रहा, मैं तब भी चुप रहा। लेकिन बंटवारे की बातें मत करो। मैं इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकता। मीरा उससे बदली हुई निगाहों से दिख रही थी। वो निगाहें जिनमें नरमी थी। कैसा में उससे आने जाने की इजाज़त मिल गई थी। वो अब एक बॉस की हैसियत से वहाँ जा सकती थी। और ये सब कैसे किया था? तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ मैं। शर्मिंदा हूँ मैं। शिर्क के अलावा तो हर गुनाह की माफ़ी है। तुम मुझे किस गुनाह की सज़ा दे रहे हो? मैंने एक लंबा अरसा तुम सबको संभाला है। कुछ गलतियां हो गई तो क्या अब तुम मेरे साथ ऐसा सलूक करोगे? मेरी सारी कुर्बानियों का ये सिला दोगे तुम? अनीसा लब काटने लगी। उसके मोबाइल पे बीप हुई तो स्क्रीन पे ज़ाहर का मैसेज नजर आया। वही लड़का जिससे कुछ रोज़ पर कैसे उससे मिलवाया था। वो इन चंद दिनों में उससे काफ़ी करीब आ गई थी। ये शायद कैसी की वजह से हुआ था। और मेरी अब ज़्यादा तल्ख था, ऐसा उसको लगता था। अगर तुम्हें ज़्यादा मसला है तो तुम बैकडोर इस्तेमाल कर लो। तुम्हें और इसे किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। ना तुम मुझे देख सकोगे, ना ही तुम्हारी प्राइवेसी मुतासिर होगी। घर छोड़कर इन सबको ले जाकर मुझे अकेला मत करो यार। जीनिया का जी चाहा था वो उस आदमी को इस ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस पे कम से कम स्टैंडिंग ओवेशन तो दे। कमबख्त कैसे आंखों में धूल झोंक रहा था। तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी है गैस। मेरी भी उसकी अच्छाई, उससे सलूक और कुर्बानी को कोई असर न हुआ। मैं जा रहा हूँ और सिर्फ घर नहीं, कारोबार भी अलग हो रहा है। मुझे उन दोनों कारखानों के कागजात चाहिए जो मेरे बाप के हैं। कैसम तुम्हारा है, तुम्हारा रहेगा। उसमें तुम्हारे नाम का भी हुर्फ आता है, वो हुर्फ भी हटवा दो। कमाल बेनियाजी थी। मुझे बस वो दो जिससे मेरा शरई और कानूनी हिस्सा है। गांव की ज़मीनों से मेरे हिस्से की रकम का हिसाब किताब भी कर लेते हैं। पहले मामला अलग था, लेकिन अब मुझ पे जिम्मेदारियां हैं। मैं जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूं ना। कैसे सख्ती से उसे ठोका। तुम वो करो जो पहले कर रहे थे। ट्रैवल छोड़ दोगे क्या? और अगर तुम्हें लगता है ये फैक्ट्री और आर्जी के मामलात के साथ साथ तुम सियाहत को भी वक्त दोगे, तो मेरे अजीज भाई, इस ख्याल से बाहर आ जाओ। दुनिया नामी नाग एक बाल टसले तो तरियाक नहीं मिलते। अपनी सारी फिक्रें अपने लिए संभाल कर रखो। मैं अपना पैर खुद जमा भी सकता हूँ और खड़े भी हो सकता हूँ। इसलिए वो चट्टी से निगाह उस पर डाली। मुझे मजबूर मत करो कि हम ये सारे मामलात कोर्ट में तय करें। बेलचक और कांटदार लहजे में कहकर वो सीनिया को साथ लिए वहां से निकल गया। मजीद यहाँ रहना, उससे कई दिनों में एक बार भी देख लेना मुश्किल था। मेरी मामू से ये सब आपने कहा है ना? एजल की आवाज़ उसे हाल में ले आई। जीनिया ने उसे देखते हुए ठंडी सांस भरी। तुम्हारे मामू जितने ज़मीन के बाहर है उतनी ही ज़मीन के अंदर भी। मैं कह दूं और वो सब मान लें, ऐसा नहीं होता। वेलकम टू प्रैक्टिकल लाइफ पार्ट 4। एजल उसकी बात का कोई सर पैर नहीं समझी। उन्होंने अगर मेरी बात माननी होती
तो इस घर में आते ही ना मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी एज़िल। वो सच कह रही थी, उसे सच ही कहना था। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं इस घर को तबाह करने आई हूँ, तो अपने फ़ेवरेट मामू से पूछ लेना। ज़ीनिया कहते हुए उठी। वेट, वो उस दिन आपने क्या कहा था? ज़ीनिया कुछ चाहते हुए थे, कुछ जल्दी-जल्दी पूछने लगी। सबके फादर हीरो से ही होते, ऐसा कुछ? वो सारा दिन किसी अच्छे इदारे की तलाश में फिर कर आई थी और अब एज़िल के ये सवालात। इस बच्चे से उसका कोई खूनी रिश्ता नहीं था, लेकिन वो दोनों अगर आईने में साथ खड़े हों तो एक नज़र आए। मैं किसी को जानती हूँ और दिल से उसे बहुत मानती भी हूँ। दुनिया का सबसे नोबल इंसान। जानती हूँ, उनके वालिद साहब उनकी पैदाइश से पहले ही इस दुनिया से चले गए। पैदा होने के बाद माँ भी चली गई। फिर बड़ी दुनिया में अकेले बच्चे ने किससे सर्वाइव किया? वो सीनों पर उसकी दाईं तरफ बैठी कह रही थी। उस बच्चे को एक दाई ने पाला। फिर उनकी वफ़ात के बाद उनके चचा ने। बच्चा बड़ा होता गया। वो बहुत मेहरबान बच्चा था। हर एक से मोहब्बत और तमीज़ से बात करता। बड़े छोटों का अदब करता। लोगों के काम आता। और सबसे बढ़कर वो अपनी माँ को अच्छे लफ्ज़ों में याद करते थे। इसलिए मैं होकर सुन रही थी। लोग कहते हैं बच्चा बात नहीं सुनता, सच कहते हैं बच्चा बात नहीं कहानी सुनता है। बड़े होकर अल्लाह ने उन्हें रिवॉर्ड दिया, लीडरशिप का ज़िम्मा दिया। उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह से भी शिकवा नहीं किया। ओह गॉड! पेशेंस! बिल्कुल सब्र। अब देखो, उन्हें बचाने वाला बाप तो नहीं था, प्यार करने वाली माँ भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने किसी से बदतमीज़ी नहीं की, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, किसी को बुरा नहीं सोचा, किसी को हर्ट नहीं किया। अल्लाह ने जो काम उनसे कहा उन्होंने किया। लोगों को अच्छे काम सिखाए, उनकी ढेर सारी मदद की, दिन में हमेशा मुस्बत इमेज रखा, लोगों को माफ़ किया, मेहमानों की खिदमत की। आखिर वो कौन थे? ऐसा कौन करता है? हीरो, वो हीरो थे। वो चमकती आंखों से कह रही थी। सीनियर ने हाथ में सर हिलाया। वो वाकई हीरो थे, दुनिया के सबसे बेस्ट हीरो। लेकिन क्या उनके फादर ने उन्हें कुछ करना सिखाया? क्या वो उनके साथ थे? क्या उन्हें सपोर्ट करते रहे? नहीं, क्योंकि वो उनके करीब नहीं थे। जीनिया कह रही थी और रेसल की रंगत फक थी। ज़रूरी नहीं होता कि हर बच्चे का बाप हीरो की सूरत उसकी ज़िंदगी में मौजूद रहे। कुछ बच्चों के बाप उनकी ज़िंदगी में वो किरदार नहीं अदा कर पाते जिसके बच्चे को ख्वाहिश हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका बाप एक हीरो नहीं। फिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप खुद हीरो बनो। उसने ऐसे कहा कि एसल की आंखें गीली हो गई। वो इंसान जिन्होंने इतनी मुश्किलात देखी बगैर माँ बाप के रहे, जानती हो वो कौन थे? एसल ने नफ़ी में सर हिलाया। वो इस दुनिया के सबसे नोबल इंसान थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनकी ज़िंदगी का किस्सा मैंने तुम्हें इससे सुनाया है क्योंकि वो फ्लॉलेस थे और ऐसा बनने के लिए उनके पास साफ दिल था। साफ दिल वो होता है जो किसी का बुरा ना चाहे, अपने पेरेंट्स की इज्जत करे, बड़ों का अदब करे। जीने ने जरा सा आगे होकर जामनी फ्रॉक वाली बच्ची के बालों में मोहब्बत से हाथ फेरा। वो हिचकियों से रोने लगी। जाने कितने अरसे का शाल और गुबार था जो फट कर बाहर आ रहा था। हर हीरो का बाप हीरो नहीं होता है असल, और उनका हीरो ना होना बैड लक नहीं होता, बस एक टास्क होता है। मेरा बाप हीरो नहीं था, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए हीरो बनूंगी। तुम इस वक्त अपनी माँ के लिए, अपने छोटे भाई के लिए हीरो बनोगी, बनोगी ना? इससे कोई फर्क पड़ेगा? सुर्ख नाक भारी आवाज़ वो सीनियर से सवाल कर रही थी, हर्षा बयान कर रही थी। सीनियर ने उसका चेहरा साफ किया। बिल्कुल होगा। अगर आज तुम मॉम से बदतमीज़ी करोगी, तो कल मेहरान भी करेगा। तुम इज़्ज़त करोगी, तो मेहरान भी इज़्ज़त करेगा। वो तुमसे सीखेगा। तुम नहीं चाहती तुम्हारा भाई कुछ अच्छा सीखे? वो खामोश रही। बर्फ़ की सिल पे वार हुआ था। उसके सीने में कलमा और कुरान था। कैसे मुमकिन था? उस ज़िक्र, उस हस्सी के किस्से से वो आंखें फेर ली थी, जिससे 1400 साल कबल अपनी इसी उम्मत की बख्शिश मांगी थी। दिल तब जड़ पकड़ चुका था। बस उसके संग उतरने की देर है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी मोहब्बत ऐसे निकल कर आएगी और ऐसे ज़िंदगी में जगह बना लेगी कि इंसान खुद भी समझ नहीं पाएगा। लेकिन मैं कैस के साथ रहना चाहती हूँ। एक और टास्क। सीनिया खड़ी हो चुकी थी। उसकी कमर अब जवाब दे रही थी। अगर तुम फ्री हो तो मेरे कमरे में आ जाना, हम साथ में कुछ काम कर लेंगे। वो एसल को प्रोसेस का वक्त देकर चली गई। उसे यकीन था आज नहीं तो कल उसके कमरे में आएगी और मुस्बत रुख भी बदलेगी। उसे अपने सुनाए किस्से की शख्सियत और उसके मालिक भी यकीन था।